बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और मैं हूं अरविंद यादव। फिर मैं हाजिर हूं आपकी जनरल एग्रीकल्चर की क्लास लेकर। पूरा एग्रीकल्चर यानी कंप्लीट आपका जनरल एग्रीकल्चर हम इस वीडियो के माध्यम से लेकर आए हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपके 10 से 15 नंबर पक्के हो जाते हैं अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो, चाहे वह पीएटी हो, चाहे सीजीपीएटी हो आपका, चाहे आपका बीएचई हो। अगर आप कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उनके लिए यह महत्वपूर्ण आपके प्रश्न जितने भी जनरल एग्रीकल्चर में बनते हैं और आज तक पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्न हमने इस वीडियो में एकत्रित किए हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और चीज़ों को अच्छी प्रकार से समझते चलें। बड़े अच्छी प्रकार से हमने इस वीडियो में क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको जो नए वीडियो हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकें। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को आप शेयर जरूर किया करें, जिससे यह वीडियो सभी उन छात्रों के पास पहुंच सके जो अभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे एमपीपीएटी की तैयारी कर रहे होंगे बहुत सारे छात्र, बहुत सारे साथ सीजीपीएटी की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे आपके बीएचयू की तैयारी कर रहे होंगे। तो जो भी छात्र हैं उनके पास यह वीडियो पहुँचाना आपको बहुत जरूर। राजस्थान से जेट वाले तैयारी कर रहे होंगे, आपके उत्तर प्रदेश से यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो छात्रों अगर आपको 10 से 15 नंबर पक्के करना है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। ठीक है छात्रों, चलिए अब हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं बिल्कुल देर न करते हुए। काफ़ी लंबा वीडियो है, आपको अंत तक देखना है, तभी आपके 10 से 15 नंबर पक्के होंगे। ठीक है, चलो बच्चों अब हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं। हम सबसे पहले एग्रीकल्चर हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। कृषि का इतिहास से संबंधित प्रश्न आपका पूछा जाता है आप एग्जाम में। जैसे एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति एगर यानी मृदा प्लस कल्चरा यानी खेती से हुई है। बिल्कुल, एग्रीकल्चर की शब्द की उत्पत्ति एगर प्लस कल्चरा से खेती से हुई है, ये आप लोग ध्यान रखें। खेती करने से कह सकते हैं हम, कल्चर का मतलब होता है खेती करना। एग्रीकल्चर बच्चों लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन एक लैंग्वेज है लैटिन, और उसी भाषा से आपका एग्रीकल्चर शब्द लिया गया है। ठीक है बच्चों, आगे बात करें हम कृषि में सबसे पहले 8700 ईसा पूर्व की बात है कि सबसे पहले एग्रीकल्चर में भेड़ पालन किया गया था। सबसे पहले भेड़ पालन, इसके बाद फिर बकरी पालन हुआ था। अगर आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए सबसे पहले किसका पालन हुआ, भेड़ पालन हुआ था। वैसे हम जानवरों की बात करें, सबसे पहले डॉग पालन हुआ था। हाँ, यहाँ पर हम जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम पे एग्रीकल्चर से संबंधित बात कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर से संबंधित आपको पता है भेड़ है, ना कि कुत्ता है। ठीक है ना, तो भेड़ संबंधित है, इसलिए हम याद रखें भेड़ का सबसे पहले पालन किया गया था। कब किया गया था? 8700 ईसा पूर्व। ठीक है, सबसे पहले मनुष्य ने जौ एवं गेहूं की खेती करना प्रारंभ किया था। बिल्कुल, अगर हम बात करें कि मनुष्य ने कौन सी खेती सबसे पहले की, तो जौ और गेहूं की। याद रखना सबसे पहले, अगर बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर जौ भी आ सकता है ऑप्शन में, गेहूं भी, तो आपको जौ पर सही लगाना है। ठीक है ना, जौ की अगर वैसे दोनों ऑप्शन में आते नहीं है, 1% अगर आ जाते हैं तो आपको जौ सही करना होगा। ठीक है ना, तो ये आप जो है याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें हम सन 1845 में आयरलैंड में आलू में पछेती झुलसा लेट ब्लाइट और पोटैटो के कारण अकाल पड़ा था। बच्चों सन 1845 की बात है, आयरलैंड एक देश है, यहाँ पर आलू की खेती की जाती थी, बहुत भयंकर तरीके से की, अभी भी की जाती है जनरली। तो वहाँ पर एक रोग आया जिसका नाम था पछेती झुलसा। इसे इंग्लिश में हम लेट ब्लाइट और पोटैटो कहा जाता है। इतने खतरनाक यह रोग था, इस रोग के कारण वहाँ पर पूरी आलू की फसल बर्बाद हो गई और वहाँ पर क्या पड़ गया था? अकाल पड़ा था। तो कई बार प्रश्न इससे बनता है, इसलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपको सन 1871 में भारत में संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम बात करें कि सबसे पहले एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट था वो संयुक्त बनाया गया, और इसकी जब स्थापना की गई सबसे पहले सन 1871 में की गई थी। ठीक है बच्चों, तो याद रखें सबसे पहले संयुक्त कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? 1871 में। सन 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की गई थी। बिल्कुल बच्चों, भारतीय मौसम विभाग, ठीक है ना,
इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है IMD जिसको बोलते हैं, इसका कई बार प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। और स्थापना विशेष याद रखें 1875 पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है प्रथम सिंचाई आयोग। प्रथम सिंचाई आयोग का गठन सन 1901 में कर दिया गया था, प्रथम सिंचाई आयोग। और दूसरा सिंचाई आयोग भी बना है सन 1969 में, उसको बनाया गया है। तो पहला सिंचाई आयोग और दूसरा सिंचाई आयोग दोनों की डेट आपको याद रखना है, 1901 और 1969। सन 1905 में IARI, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। हिंदी की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना पूसा बिहार में की गई थी। बिल्कुल बच्चों कि जो IARI है ये क्या है, ये हमारे एग्रीकल्चर का हेड है। पूरी जितनी भी एग्रीकल्चर का जो काम होता है, पूरा एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी कार्य होता है हमारे देश में, पूरा आपकी दिल्ली से चलता है, IARI से। दूसरा जो इंस्टीट्यूट है 16 जुलाई 1929 को भारतीय अनुसंधान परिषद की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ICAR कहते हैं। क्या कहते हैं? ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। हिंदी में जैसे मैंने बताया है भारतीय अनुसंधान परिषद, ठीक है ना। तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी। बच्चों जितनी भी पढ़ाई का काम एग्रीकल्चर से संबंधित होता है, जितनी भी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर के जितनी भी, वो सभी आपके ICAR से जुड़े होते हैं। मतलब जितना भी पढ़ाई का कार्य है हमारे देश में वो सभी ICAR से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर का जितना भी एजुकेशन का पूरा कार्य ICAR करता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को पूसा बिहार में हुई थी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है खाद्य विभाग का गठन सन 1942 में किया गया। तो फूड डिपार्टमेंट था, खाद्य विभाग भी हमारे यहाँ है। तो खाद्य विभाग की स्थापना जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ तो सन 1942 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। ठीक है बच्चों, तो सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, बस आप पढ़ते चलिए। कहीं समझ में नहीं आता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट सन 1943 में 1943 में बंगाल में धान में भूरी पत्ती धब्बा रोग यानी ब्राउन स्पॉट रोग के कारण अकाल पड़ा था। बिल्कुल, एक तो वो पड़ा था 1845 में आयरलैंड में पड़ा, ठीक है ना, आलू में पछेती जुलसाकरण। और दूसरा ये है कि 1943 में बंगाल में पड़ा था। बंगाल तो हमारे देश में ही है, पश्चिम बंगाल में। धान में एक रोग लगा था, धान की फसल सब जानते होंगे, भूरी पत्ती धब्बा रोग, हिंदी में, इंग्लिश में ब्राउन स्पॉट इसको बोलते हैं। इतने भयंकर वहाँ पर ये रोग लगा, इस रोग के कारण पूरी जो धान की फसल थी वह बर्बाद हो गई और वहाँ पर क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। कब पड़ा था? 1943। किस फसल पे? धान पे। और किस रोग के कारण? तो ब्राउन स्पॉट। तो ये ऐसे प्रकार के आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को इस तरीके से याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट सन 1960 में भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय GBPU पंतनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई। पंतनगर उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई, अभी उत्तराखंड में ही स्थित है। बच्चों GBPU मैं आपको बता देता हूं, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय, हमारे देश का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय, सबसे पहली आपकी यूनिवर्सिटी है जो कि सन 1960 में खोली गई। कहाँ पर खोली गई? ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश में खोली गई थी। पंतनगर एक वहाँ पर आपका पंतनगर एक जगह है वहाँ पर। और आज की डेट में जब आपको पता है कि सन 2000 में उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया था, उत्तराखंड अलग हो गया था, तो अब बात करें तो अभी ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है ना। विशेष प्रश्न है, विशेष याद रखना है आपको कि पहला कृषि विश्वविद्यालय भारत में कब खोला गया? तो 1960 में। नेक्स्ट है बच्चों राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना। बीज निगम, राष्ट्रीय बीज निगम याद रखें, NSC बोलते हैं इसको, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। तो इसकी स्थापना सन 1963 में हुई थी। ये पूरा बीज से संबंधित जितने भी बीज हमारे देश में 4 प्रकार के बीज होते हैं, वो सभी प्रकार के बीज आपको यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सन 1965 की बात है कि ICAR के जो पहले महानिदेशक हैं डॉक्टर BP पाल बने थे। याद रहे जब ICAR तो 1929 में स्थापना हो गई, उसको पूसा बिहार में हुई थी उसकी स्थापना, लेकिन इसको ट्रांसफ़र आपको कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में अभी ये स्थित है ICAR। और इसके जो पहले महानिदेशक थे, पहले जो DG थे, डायरेक्टर जनरल जिनको बोला जाता है, डॉक्टर BP पाल बने थे। इनका पूरा नाम था BP पाल, बेंजामिन पेरेपाल, जो कि 1965 में इनको ICAR का DG बनाया गया था। बच्चों हरित क्रांति की शुरुआत सन 1965-66 में हुई थी।
तो हरित क्रांति को तो सब जानते होंगे बच्चे। हरित क्रांति बच्चों हमारे देश में क्या हुआ कि 1965-66 में प्रोडक्शन जो था गेहूं धान का बहुत कम था, तो एकदम से एक जो है वैरायटी डेवलप की गई, जिससे एकदम से जो प्रोडक्शन है वो बहुत बढ़ गया। उत्पादन, गेहूं उत्पादन बहुत पहुंचा और धान उत्पादन, इनको बढ़ाने का जो काम किया गया तो उसे नाम दिया गया हरित क्रांति। ठीक है ना। पहले 1950 की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत प्रोडक्शन कम था इन चीज़ों का, लेकिन जब बढ़ा तो उसका नाम क्या दे दिया, हरित क्रांति। बढ़ाया कैसे गया उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। सन 1973 में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। बिल्कुल याद रखें कि 1973 में एग्रीकल्चर रिसर्च की और एजुकेशन जो डिपार्टमेंट था दोनों की स्थापना कर दी गई थी। कब कर दी गई थी, 1973 में। तो एग्रीकल्चर के जितने भी विभाग हैं उनकी जो सन है उनको आप याद रखेंगे, क्योंकि एक दो प्रश्न आपके इनसे बन जाते हैं। एक प्रश्न तो बनता ही है जनरली कि कोई सा डिपार्टमेंट आपका पूछ ले जाता है, तो इनका आप ज़रूर थोड़ा सा याद रखेंगे। यूनिवर्सिटी आप विशेष याद रखें, दोनों अकालों को आप याद रखें। पूरे एग्रीकल्चर में 2 ही अकाल पढ़े हैं अपने यहाँ पर, तो दोनों को आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है सन 1974 में केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म, कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में मोहन सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। बच्चों आज हम देश की बात करें तो पूरे देश में लगभग 650 से ऊपर आपके कृषि विज्ञान केंद्र हैं। हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र खोला गया है। किसी भी किसान को कोई भी एग्रीकल्चर से संबंधित कोई समस्या आती है तो वह कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। नई नई वेराइटियों, नई नई जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में आ रही है एग्रीकल्चर से संबंधित, पूरी टेक्नोलॉजी की जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर प्राप्त कर सकता है। तो सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में खोला गया और इसकी स्थापना पांडिचेरी में की गई थी मोहन सिंह मेहता कमेटी की सिफारिश पर। मोहन सिंह मेहता एक व्यक्ति थे, इन्हें एक कमेटी बनाई, इन्होंने सिफारिश रखी कि कृषि विज्ञान केंद्र देश के हर जिले में खुलना चाहिए। तो हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र आज की डेट में हम देखते हैं तो बिल्कुल हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थित है। ठीक है ना। तो विशेष आप लोग इसको याद रखेंगे। 1974 में इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। सन 1979 में हम बात करें लैब टू लैंड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। तो लैब टू लैंड प्रोग्राम जो था बच्चों, लैब में जैसे कोई रिसर्च होती है तो उसको पूरा जो भी रिसर्च की गई, नई वैरायटी निकाली गई या नई टेक्नोलॉजी जो विकसित की गई तो उसको खेत तक पहुंचाना। तो ये कार्यक्रम एक चला गया, बहुत सारी कमेटी बनी, बहुत सारे जो समितियां बनी, समिति गांव में आई, गांव से जैसे ज़िले में आई, ज़िले से जैसे ब्लॉक लेवल पर, वहाँ से पूरा जो कि ये टेक्नोलॉजी आई है हमारे देश में इसको किसान अपने खेतों में लागू करें, इस वैरायटी को, वो इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है। तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम था सन 1979 में इसको प्रारंभ किया गया था। बच्चों हम आगे बात करते हैं 12 जुलाई 1982 की। 1982 को कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक नाबार्ड की स्थापना मुंबई में की गई थी। बच्चों मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बैंक नाबार्ड बैंक है। अगर किसी को कृषि से लोन लेना है, वो सारे जैसे धंधे चलते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अगर उससे रिलेटेड जो भी लोन मिलता है, जैसे पशुपालन का लोन लेने की बात करें हम, और आगे जैसे बात करें जैसे कीटनाशक और आपकी जो पेस्टिसाइड्स दवाएं होती हैं उनकी, जैसे किसी को बिजनेस करना है तो उससे रिलेटेड जो भी लोन लिया जाता है वो नाबार्ड ही वहाँ से आपका प्रूव करता है। तो नाबार्ड यानी आपका याद रखें, नाबार्ड को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट, ये पूरा आपका फुल फॉर्म है नाबार्ड का। तो इसका जो बैंक खोला गया वो मुंबई में खोला गया था आपका 12 जुलाई 1982 को। ठीक है ना। अब आगे बात करें नाबार्ड का पूरे नाम की, तो मैं आपको बता रहा था अभी, पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। ये पूरा आपको एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बैंक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर SBI है, RBI है, तो RBI एग्रीकल्चर का नहीं है भैया, एग्रीकल्चर का नाबार्ड है सबसे बड़ा बैंक। सन 1998-99 से किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ की गई थी। बिल्कुल बच्चों KCC आप सब जानते होंगे, ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे KCC किसान क्रेडिट कार्ड। ये सन 1998-99 से ही प्रारंभ किया गया था। इसकी डेट आप याद रखें, कई बार पूछा जाता है कि KCC की इस जो शुरुआत हुई वो कब हुई, ध्यान रखें 1998-99 इसकी शुरुआत हुई थी। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन, बिल्कुल राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन सन 2004 में
किया गया था। बिल्कुल, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन इसके पहले अध्यक्ष रहे राष्ट्रीय किसान आयोग के। सन 2004 में इसको स्टार्ट किया गया। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों 2 फरवरी सन 2006 को नरेगा कार्यक्रम, आज इसको मनरेगा के नाम से जाना जाता है, और हर पंचायत में ये काम चल रहा है, योजना अभी चल रही है। बहुत सारे जो हैं सरपंच इससे काम को लोगों को ना करा करके आपकी जो टेक्नोलॉजी है उससे करा रहे हैं, लेकिन ये गलत है, लेकिन फिर भी चल रहा है। आप देख रहे होगा मनरेगा काम आपके गांव में बहुत सारे रोड डलना, डैम बनना आदि जो कार्य हैं वो मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे हैं, और जिसका नाम सन 2009 में मनरेगा कर दिया गया था। इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत बच्चों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन हॉर्टिकल्चर एक मिशन था, इसकी शुरुआत सन 2005 में कर दी गई थी। राष्ट्रीय कृषि नवाचार प्रोग्राम सन 2006 में प्रारंभ हुआ था। बच्चों, राष्ट्रीय कृषि नवाचार, कृषि से संबंधित जो भी नई नई चीज़ें हैं, जो प्रोग्राम किसानों तक पहुंचाने का एक कार्यक्रम था, इसको सन 2006 में स्टार्ट कर दिया गया था। दूसरे सिंचाई आयोग की स्थापना सन 1969 में की गई। ये मैं आपको अभी बता चुका हूं कि दूसरा सिंचाई आयोग की स्थापना सन 1970 में की गई थी। पहली आपकी 1901 में और दूसरी आप याद रखेंगे 1969 में। तो बच्चों, जितने भी सन थे एग्रीकल्चर से संबंधित, जो आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो वो सभी मैंने कोशिश की है कि इसमें आपको मिल गए हों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सभी आपको इसमें जो है, अगर आपने पढ़ रहे होंगे, आप रेगुलर तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके क्वेश्चनों की ओर। नेक्स्ट है बच्चों भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल। हम पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 328 मिलियन हेक्टेयर है। हेक्टेयर में हम इसलिए माप रहे हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में जो जमीन को आपको पता है हेक्टेयर और एकड़ में मापा जाता है, बीघा का कोई रोल नहीं है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 328 मिलियन हेक्टेयर, विशेष याद रखें। जिसमें से कुल फसल उगाया जाने वाला क्षेत्रफल कितना है? जिसमें से टोटल जो क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है 193 मिलियन हेक्टेयर पर आपकी खेती की जा सकती है। शुद्ध फसल बोया जाने वाला क्षेत्रफल जिस पर खेती की जाती है, शुद्ध का मतलब जिस पर जितना क्रॉप प्रोडक्शन किया जा रहा है, वो है 141 मिलियन हेक्टेयर। जबकि 193 मिलियन हेक्टेयर क्या है? जिस पर किया जा सकता है आपका क्रॉप प्रोडक्शन। तो जितना भी मिलियन हेक्टेयर का मतलब तो आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। हेक्टेयर का मतलब होता है पौने, लगभग पौने तो नहीं कह सकते, पूरे 4 बीघा बराबर 1 हेक्टेयर बराबर होता है। थोड़ा 5 बिस्बा कम रहता है 1 हेक्टेयर में, इसलिए आप याद रखें 4 आपका बीघा बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। कुल सिंचित क्षेत्रफल बच्चों, कुल सिंचित क्षेत्रफल 76 मिलियन हेक्टेयर है। कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? टोटल हम बात करें इस पर सिंचाई की जा सकती है 76 मिलियन हेक्टेयर पर सिंचाई की जा सकती है। और शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की बात करें आपकी, तो जो इरिगेटेड एरिया है, नेट इरिगेटेड एरिया बोल सकते हैं इसको, वो 59 मिलियन हेक्टेयर है। मतलब इतने पर आपकी सिंचाई की जाती है। कितने पर? 59 मिलियन हेक्टेयर पर। बच्चों आगे बात करें देश में कृषि की कुल जीडीपी बच्चों आज की तो नहीं है, ये 2019-20 की है। अगर 2021 को हम जोड़ लें तो जीडीपी घट चुकी है बच्चों। जीडीपी थोड़ी कम आई है एग्रीकल्चर की, क्योंकि आपको पता है कोरोना के संक्रमण के कारण एक साल से जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा घट गया है, और इसमें आपकी गिरावट जरूर आई है। जीडीपी 15.1% से अब कम आपकी हो गई है। ठीक है ना, जो नया डाटा है उसमें बता दूंगा इसको। ठीक है, चलिए बढ़े हैं आगे। फसल उत्पादन में प्रथम राज्यों की हम बात करें बच्चों, दलहन उत्पादन में प्रथम राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। टोटल अगर हम पल्स प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा दालें हमारे एमपी में होती हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, टोटल फूड प्रोडक्शन जो होता है ना आपका, सीरियल प्रोडक्शन हम कह सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन था। तिलहन उत्पादन की बात करें, तेल उत्पादन में प्रथम राज्य हमारा मध्य प्रदेश है। सबसे ज़्यादा तेल उत्पादन की जो फसलें हैं वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में होती है। दूसरा आपका राजस्थान का नंबर आता है। बच्चों सबसे अधिक गेहूं उत्पादन बात करें, सबसे ज़्यादा जो गेहूं उत्पादन है, व्हीट प्रोडक्शन हाईएस्ट आपका, वो भी उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। और सबसे अधिक धान उत्पादन की बात करें, हाईएस्ट पैडी प्रोडक्शन या राइस प्रोडक्शन बात कर सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो धान का उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है।
बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो बाजरा का प्रोडक्शन होता है बच्चों, वो कहाँ पर होता है? राजस्थान स्टेट में होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आपको याद रहती हैं तो आपका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक ना एक प्रश्न इससे मिलने वाला है। आपके जो राज्य कौन सा प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो ये एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाए। टोटल 10 से 15 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिलने वाले हैं। आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, ठीक है ना, बस आप इसको लास्ट यानी अंत तक जरूर देखते रहें, जिससे आपके 10 से 15 नंबर पक्के हो जाए। अगर बच्चों लास्ट तक देखते नहीं है तो कम से कम कानों में लीड लगा करके ऑडियो के माध्यम से भी इसको आप सुन सकते हैं, जिससे आपके काफ़ी फायदा होगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे आई ओरिएंट, बहुत सारे बच्चे ईयर ओरिएंट होते हैं। अगर कानों से सुन लिया तो बच्चे भूलते नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे आंखों से देख लेते हैं तो भूलते नहीं। तो आप दोनों का यूज कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सब चीज़ों को समझते जा रहे होंगे और पढ़ते जा रहे होंगे और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका है, सबसे अधिक मक्का का उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। बिल्कुल बच्चों, सबसे अधिक मक्का कहाँ पर होती है? याद रखें, कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है। सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। बिल्कुल बच्चों, सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट सब जानते होंगे, इसका प्रोडक्शन हाईएस्ट आपका गुजरात स्टेट करता है। सबसे अधिक सरसों का उत्पादन, सबसे ज़्यादा सरसों का उत्पादन राजस्थान में होता है। कहाँ पर होता है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपका सरसों का उत्पादन किया जाता है। बच्चों नेक्स्ट है, सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। बिल्कुल बच्चों, हमारे यहाँ यानी सोयाबीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका एमपी में होता है। सबसे अधिक कपास की बात करें, कॉटन, कॉटन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपका गुजरात में ही होता है। सबसे अधिक गन्ने की बात करें तो गन्ने का प्रोडक्शन यूपी में होता है। कहाँ पर होता है? यूपी में सबसे ज़्यादा आपका शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। सबसे अधिक सूरजमुखी की बात करें, सूरजमुखी तो सब जानते होंगे जनरली, सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है और इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक राज्य में होता है। इसको सनफ्लावर इंग्लिश में बोला जाता है। सबसे अधिक ज्वार की बात करें, सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। सबसे अधिक ज्वार का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? आपकी महाराष्ट्र स्टेट में सबसे ज़्यादा ज्वार का प्रोडक्शन होता है। तो बच्चों ये सभी आपके स्टेट की बात बताई मैंने, कौन सी फसल कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है। आप इनको अच्छी प्रकार से समझेंगे और चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके पॉइंट या बिंदु की ओर। आगे हम बात करें कृषि से संबंधित कुछ घोषित महत्वपूर्ण वर्ष किए गए हैं कि कौन से वर्ष को कौन सा नाम दिया गया है। जैसे हम बात करें 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष नाम दिया गया, 2006 को अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थल वर्ष कहा गया, 2007 को अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष के नाम से जाना जाता है, 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष के नाम से जाना गया और 2009 को अंतर्राष्ट्रीय रेशा यानी फाइबर्स ईयर कहा गया। सन 2010 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष भी कहा गया और 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया। 2012 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता कोऑपरेटिव वर्ष। तो बच्चों इनको जनरली आप लोग याद रखें, ये आपको कई बार इनको पूछ लिया गया है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत इनको रखा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दिवस। बच्चों एग्रीकल्चर से संबंधित जो डे हैं, अगर इनको आप 4-5 जो भी दे रखे हैं 7-8, अगर इनको आप एक बार पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए 1 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो जाएगा, क्योंकि एक न एक दिवस जरूर पूछा जाता है एग्रीकल्चर से संबंधित। सबसे हम पहले बात करें 15 मार्च की, तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे बोलते हैं 21 मार्च को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सब जानते होंगे वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 16 जुलाई आईसीआर स्थापना दिवस। आपको पता है कि आईसीआर की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी, तो इसको 16 जुलाई आईसीआर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 सितंबर ओजोन दिवस मनाते हैं बच्चों। 16 सितंबर को ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे बोलते हैं इसको, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों 23 दिसंबर किसान दिवस, याद रखें किसान दिवस 23 दिसंबर को आपका मनाया जाता है। आगे बात करें बच्चों इनसे संबंधित प्रश्न, कृषि में राजा एवं रानी के बारे में कई बार पूछा गया है और पूछा ही जाता है, इसलिए आप इनको अच्छी प्रकार से चीज़ों को समझेंगे और पढ़ते जाएंगे। बहुत इजी हैं, बस इनको आप देखते चलिए।
अनाजों का राजा गेहूं को कहते हैं। बिल्कुल बच्चों, अनाज का राजा गेहूं को कहा जाता है। अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है। अनाजों की रानी किसे कहते हैं? मक्का को कहा जाता है। फलों का राजा किसे कहते हैं? आम को कहते हैं। और फलों की रानी लीची एक फ्रूट होता है, इसको कहा जाता है। तो याद रखें, किंग ऑफ फ्रूट आम और क्वीन ऑफ फ्रूट लीची को कहते हैं। शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा आपका बेर को कहते हैं। ड्राई कह सकते हैं हम लोग। शुष्क फलों का राजा किसे कहते हैं? बेर, सब जानते होंगे। शीतोष्ण फलों का राजा सेब को कहते हैं। सेब यानी एप्पल को कहा जाता है। मसालों का राजा काली मिर्च को कहते हैं, जबकि मसालों की रानी छोटी इलायची को कहा जाता है। आगे हम बात करें सब्जियों की। सब्जियों का राजा आलू को और सब्जियों की रानी भिंडी को कहते हैं। तेलों का राजा मूंगफली को, कई बार सरसों भी आता है तो वह भी सही है और मूंगफली भी सही है, दोनों एग्जाम में नहीं आएंगे, एक आपका पूछा जाएगा मूंगफली या सरसों, तो दोनों का राजा कहा जाता है। जबकि तेलों की जो रानी है ऑयल की, वो आपकी तिल, तिल तो सब जानते हो, इसको कहा जाता है। फूलों का राजा गुलाब को और फूलों की रानी गुलदाउदी की कहते हैं। किसे कहते हैं? फूलों का राजा गुलाब और फूलों की रानी गुलदाउदी को कहा जाता है। बच्चों नेक्स्ट है दलहन का राजा चना को और दलहन की रानी मटर को कहा जाता है। तो ये राजा एवं रानी हैं, कई बार एग्रीकल्चर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको याद रखेंगे। पढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। तो हम आगे बात कर रहे हैं विभिन्न फसलों में तेल की मात्रा। जैसे तेल वाली आपकी फसलें हैं तो उनकी तेल कितना परसेंट आपका तेल पाया जाता है, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग आपके ओटी हैं। नारियल में तेल सबसे ज़्यादा 60% होता है। तिल की बात करें, तिल जो तिली होता है उसमें 46 से 52% तेल पाया जाता है। मूंगफली की बात करें बच्चों तो मूंगफली में 45% ऑयल परसेंट पाई जाती है। अंडी की बात करें, अंडी में 35 से 58% होता है। अलसी में 37 से 43% आपका ऑयल पाया जाता है। कुसुम की बात करें बच्चों तो कुसुम में 24 से 36% आपका ऑयल रहता है, जबकि सरसों में 33% आपका ऑयल पाया जाता है। सरसों में कितना पाया जाता है? 33% आपका ऑयल पाया जाता है। सूर्यमुखी में बच्चों 32% ऑयल रहता है। सूर्यमुखी में आपका 32% तेल पाया जाता है। सोयाबीन में 20% पाया जाता है। तो ये बच्चों आपके तेल की मात्रा, जितनी भी आपकी तेल वाली फसल हैं सभी में तेल की मात्रा आपको याद होना चाहिए, ये इनमें से प्रश्न आपका बन जाता है। आगे हम बात करें तेल वाली फसलों में प्रोटीन की मात्रा, तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। तिल में 18 से 20% प्रोटीन पाया जाता है और मूंगफली में 26% आपका प्रोटीन पाया जाता है। इसे छोटा काजू के नाम से भी जानते हैं मूंगफली को, इसमें 26% आपका प्रोटीन मिल जाता है। अलसी की बात करें बच्चों तो अलसी में 36% आपका ऑयल पाया जाता है, सॉरी प्रोटीन। अलसी में कितना? 36% प्रोटीन आपको मिल जाता है। कुसुम की बात करें तो बच्चों कुसुम में 40% आपकी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो ये प्रोटीन की मात्रा और तेल की मात्रा, इन चीज़ों को आप जरूर याद रखेंगे, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे वैसे फसलों में हम पढ़ते हैं इनको, लेकिन मैंने यहीं पे आपको एकत्रित कर दिया तो यहाँ पे आपका कंप्लीट कर लेना आप यहाँ से। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है आपका बच्चों IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसे मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया कि एग्रीकल्चर का हेड है और इसका हेड ऑफिस आपका दिल्ली में है, तो इसके बारे में कुछ हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना सन 1905 में बिहार में की गई थी। बिल्कुल बच्चों, इसकी स्थापना सन 1905 में बिहार, ध्यान रखें पूसा बिहार में आपकी की गई थी। ठीक है बच्चों, तो इंपीरियल से इंडियन नाम सन 1947 में किया गया था। बच्चों IARI, पहले आई का मतलब इंपीरियल था, फिर आई से इंडियन कब हुआ? सन 1947 में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इंपीरियल का नाम बदल करके इंडियन नाम कर दिया गया था। ठीक है ना, इस बात का आप याद रखेंगे। बिहार से दिल्ली सन 1936 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया था। बच्चों क्या हुआ था, सन 1934 में भूकंप आया। जब भूकंप आया तो IARI की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, एकदम से डैमेज हो गई। जब वो डैमेज हो गई तो उन्होंने क्या किया कि उस IARI को सन 1936 में कहाँ पर? दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ पर? दिल्ली में। तो ये आपको याद होना चाहिए। बच्चों इसके प्रथम निदेशक की हम बात करें, इसके प्रथम जो डायरेक्टर थे वो थे वेनार्ड कावेंट्री। कौन थे? वेनार्ड कावेंट्री IARI के पहले डायरेक्टर या निदेशक थे।
प्रथम भारतीय निदेशक, ये तो बेनार्ड कैवेंडिश थे, एक विदेशी थे, जबकि प्रथम भारतीय निदेशक की हम बात करें तो वो थे डॉक्टर वी विश्वनाथ। कौन थे? डॉक्टर वी विश्वनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसको सन 1958 में डीम्ड विश्वविद्यालय में शामिल कर लिया गया था। याद रहे, डीम्ड विश्वविद्यालय का मतलब होता है यानी आपकी सब यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं अर्ध सरकारी यूनिवर्सिटी में इसको शामिल कर लिया गया था सन 1958 में। बच्चों पूसा का पूरा नाम याद रखना, फिफ्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कई बार पूछा जाता है, फिफ्स एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर इसका पूसा नाम भी पड़ा था। या कई बार ऐसे पूछते हैं कि बताइए IARI का पुराना नाम क्या, तो याद रखें पूसा, फिफ्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नाम से इसको जाना जाता था। तो IARI के बारे में उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब हम आगे जानेंगे नेक्स्ट आपके ICAR के बारे में पूरी जानकारी, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बच्चों जैसे मैंने बताया कि ये आपका जितना भी एजुकेशन डिपार्टमेंट का, एग्रीकल्चर एजुकेशन पूरे ऑल इंडिया का, उसका हेड है ICAR, और ये परिषद है पूरा एग्रीकल्चर का। तो हम बात करें इसके बारे में, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को दिल्ली में की गई। ये मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ अभी वीडियो में कि ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929 को दिल्ली में कर दी गई। इसके प्रथम महानिदेशक डॉक्टर BP पाल बनाए गए। कौन बनाए गए और कब बनाए गए? 1965 में। कब बनाए गए? 1965 में। डायरेक्टर जनरल ऑफ ICAR डॉक्टर BP पाल यानी बेंजामिन पेरे पाल, ये पहले आपके डीजे बन गए। बच्चों इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे ICAR के वो थे मोहम्मद हबीबुल्ला। बच्चों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? कृषि मंत्री होते हैं। तो पहले जो अध्यक्ष थे, कृषि मंत्री थे, वो कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्ला। भारत के कृषि मंत्री मोहम्मद हबीबुल्ला ICAR के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके प्रथम सचिव की बात करें, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ICAR SA हैदरी। कौन थे बच्चों? SA हैदरी प्रमुख या प्रथम सचिव थे आपके ICAR के। बच्चों ICAR के अध्यक्ष कृषि मंत्री होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। याद रहे आपको ICAR के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? चेयरमैन। याद रखें, एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर होता है इंडिया का, तो वो ध्यान रखें। और अभी कौन है आपको पता है? अभी आपके नरेंद्र सिंह तोमर। देख लीजिए वर्तमान अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर हमारे यहाँ के कृषि मंत्री हैं, तो वही यहाँ के चेयरमैन होंगे। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर याद रखें, ये मुरैना से सांसद हैं। ICAR के वर्तमान DG, बच्चों ICAR के वर्तमान की हम डायरेक्टर जनरल की बात करें, महानिदेशक की बात करें तो कौन है? त्रिलोचन मोहपात्रा। याद रहे ICAR के वर्तमान DG त्रिलोचन महापात्रा हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों ICAR के बारे में उम्मीद करता हूँ पूरी जो जानकारी है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको पता चल गया। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके की ओर। बच्चों क्रांतियाँ याद रखें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी आपकी रेगुलेशन है वो आपको अच्छी तरीके याद होना चाहिए, और आप जानते होंगे कि इनसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ये रेगुलेशन है, एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर मिलने वाला है, तो याद रखें, समझिए चीज़ों को। हरित क्रांति, बच्चों हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन आपके अनाज उत्पादन से संबंधित है। अनाज उत्पादन गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, ये सभी क्या हैं? सभी अनाज हैं। तो इनसे संबंधित कौन सी है? हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है सफेद क्रांति। बच्चों व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। किससे? दूध उत्पादन से आपकी सफेद क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति, पीली यानी आप कह सकते हैं इसको येलो रेवोल्यूशन, ये आपके तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है, और काली क्रांति आपकी बायोडीजल या जैविक ईंधन से आपकी संबंधित है। सुनहरी क्रांति, सुनहरी ये कह सकते हैं गोल्डन रेवोल्यूशन आपकी फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित है। लाल क्रांति यानी रेड रेवोल्यूशन टमाटर एंड आप कह सकते हैं मांस उत्पादन से, टोमेटो एंड मीट प्रोडक्शन से आपकी लाल क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति बच्चों इसको सिल्वर रेवोल्यूशन बोलते हैं, ये एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से संबंधित है, रिलेटेड है। ध्यान रखें, अंडा एवं मुर्गी पालन से संबंधित है रजत या कह सकते हैं सिल्वर रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है आपकी गोल्ड क्रांति। बच्चों गोल्ड क्रांति आपकी आलू या कह सकते हैं पोटैटो प्रोडक्शन से आपकी गोल्ड क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट है बच्चों धूसर क्रांति। धूसर रेवोल्यूशन ये खाद एवं उर्वरक, याद रहे मैन्योर एंड फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से धूसर क्रांति रिलेटेड है।
परभणी क्रांति। बच्चों परभणी एक वैरायटी है, भिंडी उत्पादन से संबंधित है और उसको एक नाम दिया गया परभणी क्रांति। इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा था इसलिए नाम दे दिया परभणी क्रांति। आपकी रिलेटेड किससे है, लेडी फिंगर या कह सकते हैं भिंडी प्रोडक्शन से। इंद्रधनुष क्रांति। बच्चों इंद्रधनुष क्रांति समस्त कृषि विकास से, टोटल जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है उससे, पूरे डेवलपमेंट से इंद्रधनुष क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति की जब हम बात करते हैं, पिंक रेवोल्यूशन बच्चों झींगा व प्याज उत्पादन से संबंधित है। झींगा बच्चों एक इंसेक्ट होता है, वो झींगा की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, झींगा एक मछली होती है बच्चों, उससे ये संबंधित है। ओनियन और झींगा दोनों का आप याद रखें। ब्राउन रेवोल्यूशन यानी भूरी क्रांति अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों से, किससे हैं, अवैकल्पिक ऊर्जा संसाधन जो हैं आपके एनर्जी के जो हैं प्रोसेसर, उनसे ये आपके रिलेटेड है। अंबर क्रांति बात करें बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंबर क्रांति मधुमक्खी पालन से, किससे है, एपीकल्चर इसको बोला जाता है जनरली, तो याद होना चाहिए आपको अंबर क्रांति मधुमक्खी पालन से संबंधित है। सुनहरा रेशा क्रांति जूट उत्पादन से। इसका जो रेशा होता है ना, जूट का रेशा जानते होंगे, फाइबर जिससे रस्सियाँ सॉरी जो आपकी बोरा बनाए जाते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग उनको, टाट बोरी बोल सकते हैं, तो वो बनाए जाते हैं, वो सुनहरे रेशा होता है इसका जूट का, याद रहे। रजत रेशा क्रांति, रजत यानी सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन बोलते हैं, ये कॉटन प्रोडक्शन से संबंधित है। किससे है, कॉटन प्रोडक्शन यानी कपास उत्पादन से। अमृत क्रांति बच्चों नदी जोड़ो अभियान से संबंधित है, अमृत क्रांति। तो बच्चों जितनी भी रेवोल्यूशन है उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से समझ में आई हुई, कौन किससे रिलेटेड है ये आपको अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है बच्चों, कृषि में कुछ विशिष्ट नाम हैं और उनके उपनाम हैं। विशिष्ट नाम और उपनाम ये जानना बहुत ज़रूरी है, एक प्रश्न आपका यहाँ से आपको मिलता है। चलिए चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। बच्चों स्वर्ग का सेब केला को कहा जाता है, ध्यान रखें, स्वर्ग का सेब किसे कहते हैं, केला को कहा जाता है। ठीक है, एडम्स फिग भी किसको कहते हैं बच्चों, एडम्स फिग, आपको इस केला को ही एडम्स फिग कहा जाता है। तो दोनों नाम याद रखें, स्वर्ग का सेब केला है और एडम्स फिग भी आपका कौन है, केला। बच्चों सेब राज्य हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल एप्पल स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एप्पल का प्रोडक्शन आपका अधिक होता है, जम्मू कश्मीर में भी होता है लेकिन हिमाचल में आपका सबसे अधिक होता है। हरित दुनिया के दस्यु, हरित दुनिया के दस्यु का बोले सो जो आपके खरपतवार हैं, ये हरित दुनिया के दस्यु इनको कहा जाता है। दस्यु कह सकते हैं ये आपके जो डाकू बोलते हैं, मैं तो कहूँगा डाकू बोलते हैं दस्यु को। तो हरित दुनिया का डाकू कौन है, खरपतवार है बच्चों। ये खरपतवार तो जानते होंगे ना, जिसे आपके खेत में बिन बोए अगर कोई पौधा हो जाता है तो उसे हम खरपतवार कहते हैं। तो ये हरित दुनिया के दस्यु हैं। बाथरूम फ्रूट, बाथरूम फ्रूट आम को कहा जाता है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि बाथरूम, बच्चों बाथरूम फ्रूट को मैंगो को ही जानते हैं, इसको बाथरूम फ्रूट कई बार पूछा गया, कई बार बाथरूम फ्रूट किसे कहते हैं, याद रखें मैंगो कहा जाता है। बोनलेस मीट सोयाबीन को कहा जाता है। बच्चों सोयाबीन को बोनलेस मीट इसलिए कहते हैं, बोन का मतलब हड्डियाँ, हड्डियाँ नहीं पाई जाती इसमें, ये कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 40% से 42% प्रोटीन पाया जाता है। मतलब ये बोनलेस मीट है, मीट है, एक मांस है कह सकते हैं, हड्डियों रहित मांस भी इसको कहा जाता है हिंदी में। अमृत फल आंवला को कहते हैं। बच्चों आंवला विभिन्न प्रकार का बहुत ही लाभदायक एक फ्रूट होता है, इसलिए इसको अमृत फ्रूट कहा जाता है। इसके सेवन करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निदान हो जाता है। ऑटम क्वीन बच्चों, ऑटम क्वीन गुलदाउदी, आपको पता है एक फ्लावर वाला प्लांट से फूल लगते हैं गुलदाउदी में, और इसे ऑटम क्वीन के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक खाद्यान्न बच्चों, सार्वजनिक पूरी दुनिया में सार्वजनिक खाद्यान्न कौन है, चावल। नेक्स्ट है बच्चों साधारण मनुष्य का खाद्य। साधारण एक जनरल जो मेंस होता है उसका जो फूड है वो है दालें। साधारण मनुष्य का खाद्य कहा जाता है दालें। खाद्य मतलब खाने वाले, खाद नहीं, खाद्य, खाद्य नहीं, फूड। बटर बाउल बच्चों एवोकाडो को बोलते हैं, एवोकाडो एक फल होता है, उसको बटर बाउल के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको मक्खन का कटोरा कहते हैं एवोकाडो को। कैमल क्रॉप, कैमल क्रॉप ज्वार को कहते हैं, और किस लिए कहते हैं, क्योंकि ज्वार एक ऐसी फसल है जो सबसे अधिक कह सकते हैं सूखा प्रतिरोधी होती है, मतलब सूखे में इसको उगा सकते हैं। उसी प्रकार ऊँट को 15 दिन पानी ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं, तो उसी प्रकार से इसको कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। शताब्दी प्लांट शीशम को कहते हैं, शीशम एक शताब्दी सेंचुरी प्लांट के नाम से इसको जानते हैं।
बच्चों नेक्स्ट है कृषक मित्र। सब जानते होंगे कृषक मित्र, किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। और क्यों कहते हैं ये भी आप अच्छी प्रकार से इसको जानते होंगे। केंचुआ किसान का मित्र इसलिए है बच्चों क्योंकि ये मिट्टी में रहता है और जो भी कूड़ा करकट खा करके मल के रूप में जो मिट्टी निकालता है वो बहुत ही उपजाऊ आपकी मिट्टी होती है, इसलिए केंचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। फैट ऑफ लैंड ह्यूमस को कहते हैं। बिल्कुल, जो भूमि का वसा है वो क्या है, ह्यूमस, उसमें पाया जाने वाला पदार्थ एक ह्यूमस होता है, उसे फैट ऑफ लैंड कहते हैं। हाथी घास, टाइफा एलिफेंटेना को हाथी घास के नाम से जानते हैं। हाथी कान अरबी को कहते हैं क्योंकि अरबी के जो पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब हाथी के कान जैसे होते हैं, इसलिए उसे हाथी कान के नाम से अरबी को जानते हैं। एग प्लांट बच्चों, अंडे जैसा इसका फल होता है बैगन का, इसलिए इसे एग प्लांट के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो कृषि के विशिष्ट नाम उपनाम आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम आगे। सभी मौसम की फसल सूरजमुखी कहते हैं। बच्चों सूरजमुखी और एक मक्का भी होती है जनरली, ये दोनों फसलें, वैसे जनरल सूरजमुखी है, इसको हम किसी भी सीजन में उगा सकते हैं, चाहे वो खरीफ सीजन हो, रबी हो या जायद हो, तीनों सीजन में हम इसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। हाथी पैर जिमी कंद को कहते हैं। हाथी पैर बच्चों क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो कंद होता है ना, ट्यूबर जो होता है जनरली, ये बहुत बड़ा होता है, हाथी के पैर के बराबर मोटा नीचे आपको मिल जाता है, इसलिए इसको हाथी पैर कहते हैं। बटर फ्रूट, ये तो आप पढ़ चुके हो, मतलब बटर फ्रूट एवोकैडो को कहते हैं, या आप कह सकते हैं बटर बाउल या बटर फ्रूट किसको कहा जाता है, एवोकैडो। अभी एक फ्रूट होता है जनरली, इसको याद है आपको। फूड ऑफ गॉड, फूड ऑफ गॉड भगवान का भोजन, आपके कोकोआ एक फ्रूट्स होता है उसको बोला जाता है, कोकोआ को फूड ऑफ गॉड्स कहते हैं। अंगूर का बगीचा नासिक को कहते हैं क्योंकि नासिक महाराष्ट्र में और वहाँ पर अंगूर का प्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से होता है, इसलिए उसको अंगूर का बगीचा नासिक को कहा जाता है। गेहूं का मामा बच्चों, गेहूं का मामा एक खरपतवार है, इसका बॉटनिकल नेम फिलेरिस माइनर है और गेहूं के मामा के गुल्ली डंडा इसको कहा जाता है, इसको नकलची खरपतवार कहते हैं और बंदरा बंदरी आदि नामों से इस खरपतवार को जाना जाता है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है बच्चों, गोल्डन फाइबर यानी आप कह सकते हो सुनहरा आपका जो रेशा होता है वो जूट का होता है, जूट से रेशा निकलता है, इस विभिन्न प्रकार के आपके जूट बोरे एवं जो बनाए जाते हैं। ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड अफीम को कहते हैं। अफीम एक नशे वाली फसल है, इसकी फसल की जाती है एमपी में, मंदसौर में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती की जाती है, इसका लाइसेंस बनाया जाता है, लाइसेंस बनने के बाद हम इसकी खेती कर सकते हैं, गांजा एवं अफीम की। बकरियों की जर्सी न्यूबियाना, एक बकरियों की नस्ल है न्यूबियाना, इसे बकरियों की जर्सी कहते हैं। वैसे जर्सी जनरली एक गाय की नस्ल है, सब पता है, लेकिन बकरियों की जर्सी न्यूबियाना नस्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष नारियल को कहते हैं। कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, नारियल को। याद रहे आपको, वन का राजा टीक है, वैसे वन का राजा शेर होता है जनरली, लेकिन वन का राजा यहाँ पर क्या है, टीक एक पेड़ होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण पेड़ होता है, इसलिए इसे वन का राजा कहा जाता है। ऋतु का राजा बसंत है, जनरली सब जानते हैं ऋतुओं का राजा कौन है, वसंत ऋतु आपकी ऋतुओं का राजा कहा जाता है। लेडी फिंगर भिंडी को कहते हैं, इंग्लिश में लेडी फिंगर भिंडी को कहा जाता है। नदियों की भूमि बच्चों पंजाब को कहते हैं। पंजाब नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि वहाँ पर 5 नदियाँ थीं, इसलिए नदियों की भूमि कहा जाता है पंजाब को। जादुई फसल सोयाबीन को कहते हैं बच्चों। जादुई फसल क्यों कहते हैं, आप अच्छी प्रकार जानते होंगे कि जो सोयाबीन है इसमें आपके प्रोटीन एवं तेल की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको आपकी जादुई फसल कहते हैं। मानव निर्मित धान्य बच्चों, मानव निर्मित जो एक आपकी सीरियल्स क्रॉप्स है उसका नाम है टिटिकल, और टिटिकल को रिम्फू नामक व्यक्ति ने सन 1890 में राई एवं गेहूं के संकरण से इसको प्राप्त किया था, इसलिए याद रखना मानव निर्मित धान टिटिकल है। चमत्कारी फल कीवी फ्रूट है और प्राचीन फल सबसे पुराना फल आपका नारियल। तो बच्चों ये जितने भी 3 नाम उपनाम आपको पता चल गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। बच्चों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट है बच्चों आपके और उपनाम विशिष्ट नाम देख लीजिए आप लोग। पुअर मैन फ्रूट बच्चों, पुअर मैन फ्रूट अमरूद को कहते हैं। क्वीन ऑफ बेवरेज, क्वीन ऑफ बेवरेज चाय को कहा जाता है, मतलब आप कह सकते हो जो पीने वाली फसल जनरली कह सकते हैं, चाय पीते हैं हम लोग, तो क्वीन है, रानी है आपकी बेवरेज क्रॉप्स की। पुअर मैन क्रॉप मतलब गरीबों की फसल बाजरा को कहा जाता है, इसलिए कहा था कि सस्ती बिकती है मार्केट में भी, अब देखते हैं, और इसमें आपके हर कोई व्यक्ति इसको उगा करके खा सकता है, इसलिए
दूध की रानी सानेन बकरी, याद रहे दूध की रानी सानेन एक बकरी है, नस्ल है, उसको कहा जाता है। ये सबसे अधिक मिल्क प्रोडक्शन करती है, इसलिए इसे दूध की रानी कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्शन भी अच्छा होता है छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश को राज्य को कहते हैं। बच्चों सबसे ज़्यादा आपको पता है कि जो गन्ना का उत्पादन है और चीनी सबसे ज़्यादा आपके उत्तर प्रदेश राज्य में बनती है, इसलिए उसको शक्कर का कटोरा उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। विश्व की द्वितीय रोटी आलू को कहते हैं। बच्चों आलू एक ऐसी फसल है जिसको सब व्यक्ति, सब पूरी दुनिया इसको खाने के रूप में प्रयोग करती है, इसलिए इसे वर्ल्ड की सेकंड ब्रेड या द्वितीय रोटी इसको कहा जाता है। मरुस्थल का जहाज ऊँट को कहते हैं। बच्चों ऊँट जो होता है ना, मरुस्थल में बहुत अच्छी से आसानी प्रकार से चल सकता है, इसलिए वहाँ का जहाज ऊँट को कहा जाता है। 2 in 1 फसल सोयाबीन को कहते हैं। 2 in 1 इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे तेल भी प्राप्त होता है और अच्छी प्रकार की प्रोटीन भी इससे मिलती है, इसलिए इसे 2 in 1 क्रॉप्स कहते हैं। वाइट गोल्ड कपास को कहा जाता है। सफ़ेद सोना कह सकते हैं, किसको कहते हैं, आपकी कपास, यानी कॉटन जो हमको रुई प्राप्त होती है वो कॉटन से प्राप्त होती है और इसको वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक गोल्ड की हम बात करें बच्चों, ब्लैक गोल्ड अफीम को कहते हैं। ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं, अफीम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। वंडर ट्री नीम को कहते हैं बच्चों, वंडर ट्री, क्योंकि आपका जो नीम होता है ना, ये वंडर ट्री इसलिए क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में औषधियों के रूप में करते हैं, है ना, और दूसरा ये आपकी ऑक्सीजन भी छोड़ता है, इसलिए बेहतरीन आपका ये है। रात को भी आपको ऑक्सीजन मिलती है, दिन में भी ऑक्सीजन मिलती है, तो इसलिए वंडर ट्री के नाम से इसको जाना जाता है। स्वर्ग का वृक्ष नारियल कहते हैं। बच्चों स्वर्ग का वृक्ष नारियल को कहते हैं और कल्प वृक्ष आपका किसे कहा जाता है, ये भी आपको केला को कहा जाता है, याद रहे आपको। पर्यावरण का शत्रु यूकेलिप्टस है। बच्चों यूकेलिप्टस एक पेड़ होता है जनरली, ये भूमि से क्या करता है, ये पानी को ज़्यादा अवशोषित करके वायुमंडल में ज़्यादा उड़ाता है, इसलिए इसे पर्यावरण का शत्रु कहते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि पानी को ये फालतू में उड़ा देता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पर्यावरण को शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट है बच्चों समुद्री खरपतवार। तो समुद्री खरपतवार शैवाल को कहते हैं। शैवाल बोले तो जो आपने देखा होगा पानी में हरी कलर की जो काई होती है, काई बोलते हैं, कजी बोलते हैं आप लोग, तो उसे समुद्री खरपतवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, समुद्री खरपतवार शैवाल को कहा जाता है। गरीबों का संतरा टमाटर को कहते हैं। गरीबों का संतरा टमाटर को कहा जाता है, याद रहे गरीबों का संतरा किसे कहते हैं, टमाटर को। वेजिटेबल मीट लोबिया को कहते हैं। बच्चों वेजिटेबल मीट इसलिए कहते हैं, लोबिया का हम उपयोग जनरली सब्जी के रूप में भी कर सकते हैं, खाने के रूप में करते हैं, हरी खाद के रूप में भी कर सकते हैं। हरी खाद खेत में उगा कर वहीं के वहीं जोत देना हरी खाद कहलाता है, तो वेजिटेबल मीट इसलिए इसको कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों नाम एवं विशिष्ट नाम अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। बच्चों अगर आपको सफलता पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और पूरा आपको पढ़ना है, मेहनत कीजिए बच्चों। ये समझ लिए आपका जो भी एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो कैसा भी एग्ज़ाम वो क्रैक नहीं होगा, इसलिए मेहनत करना अति आवश्यक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समय दीजिए पढ़ने की और मेहनत कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। मृदा एवं उनका वितरण हम जान लेते हैं। कौन सी मिट्टी कौन से राज्य में पाई जाती है, और मिट्टियों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, 6-7 प्रकार तो आपको मैं यहीं पे बता रहा हूँ, तो आपके देख लीजिए आप जो मृदा है कौन सी कहाँ पर पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करें जलोढ़ मृदा की। बच्चों एलुवियल सॉइल, ये जलोढ़ मृदा जो है ना हमारे भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा है, और एलुवियल सॉइल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जलोढ़ मृदा, और ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ध्यान रहे इस बात का विशेष आपको। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है, लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, लेटेराइट सॉइल कर्नाटक में पाई जाती है। बच्चों ये भी लेटेराइट सॉइल जो होती है ना वो लाल मृदा ही जैसी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये कर्नाटक राज्य में आपको मिलती है। हम लवणीय मृदा की बात करें, लवणीय मृदा ऐसी मृदा जिसका pH 7 से ऊपर होता हो, भाई मृदा लवणीय मृदा कहलाती है। आपने 12th में बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा होगा, और ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है। तराई मृदा की बात करें, तराई मृदा उत्तर प्रदेश राज्य में ये भी आपको सबसे ज़्यादा, तराई का मतलब होता है जो नीचे पानी भरा रहता है उन मृदा में, उनको हम तराई मृदा कहते हैं। मरुस्थलीय मृदा की बात करें, मरुस्थल सबसे ज़्यादा आपको पता है कि राजस्थान में पाया जाता है, तो मरुस्थलीय मृदा आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, ये राजस्थान में पाई जाने वाली मृदा होती है।
तो बच्चों कौन सी मिट्टी कहाँ पर सबसे ज़्यादा है ये आपको क्लियर, मृदा का हो या मिट्टी, चीज़ एक ही है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट, कृषि के विभिन्न क्षेत्र एवं उनके जनक की बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर की बहुत सारी ब्रांच होती हैं बच्चों, बहुत सारी जो ब्रांच हैं तो उनके अलग अलग जनक, जनक का मतलब फादर हैं, तो हम उस फादर या पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। सस्य विज्ञान बच्चों, इसको एग्रोनॉमी कहा जाता है, हम इसमें फसलों का अध्ययन, उनका प्रबंध करते हैं। तो उसके पिता डॉक्टर पीटर डेक्रेसेंजी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीटर डेक्रेसेंजी सस्य विज्ञान के पिता हैं। मृदा विज्ञान, सॉइल साइंस, सॉइल साइंस के पिता डाकुचेव हैं। कौन है बच्चों? डाकुचेव मृदा विज्ञान के पिता हैं या जनक हैं। परिरक्षण विज्ञान, परिरक्षण विज्ञान जैसे हम फल एवं सब्जी को परिरक्षित करके रखते हैं, जैम जेली आदि जो बनाए जाते हैं, आपके मटर की डिब्बाबंदी के जाती अचार बनाए जाते हैं, तो ये परिरक्षण विज्ञान होता है। इसको हम इंग्लिश में बच्चों प्रिजर्वेशन साइंस कह सकते हैं। और इसके जो जनक हैं वो हैं एपर्ट निकोलस। भूपरिष्करण, भूपरिष्करण बच्चों इसको कह सकते हैं हम लोग टिलेज बोलते हैं इंग्लिश में, और इसके पिता है ज़ेथ्रोटोल। कौन है? ज़ेथ्रोटोल। शून्य भूपरिष्करण मतलब बिल्कुल भी जुताई न करना, बिल्कुल भी कोई भी भूमि में क्रिया न करना, उसको शून्य भूपरिष्करण कहते हैं। और शून्य भूपरिष्करण के पिता GB ट्रिपलेट हैं। कौन है? GB ट्रिपलेट। आगे बच्चों खरपतवार विज्ञान, तो खरपतवार विज्ञान के पिता ज़ेथ्रोटोल हैं। याद रखें, इसको बीट साइंस बोलते हैं इंग्लिश में, बीट साइंस के फादर हैं ज़ेथ्रोटोल। कौन है? ज़ेथ्रोटोल को खरपतवार विज्ञान का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी, अनुवांशिकी क्या होता है बच्चों? सब जानते हैं कि जो माता पिता से संतान में पहुंचने वाले लक्षणों का जो अध्ययन करते हैं हम अनुवांशिकी के अंतर्गत करते हैं। और उसके जो पिता हैं वो हैं G.J. मेंडल, यानी इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगर जोहन मेंडल। क्या है? ग्रेगर जोहन मेंडल। हम आगे बात करें सांख्यिकी की। बच्चों सांख्यिकी का अपने 12th में बहुत अच्छी प्रकार से अध्ययन किया होगा। और सांख्यिकी के जो पिता हैं वो हैं R.A. फिशर। कौन है? R.A. फिशर को सांख्यिकी का पिता कहा जाता है। पोमोलॉजी बच्चों, पोमोलॉजी क्या होती है? फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और उसके जो पिता हैं वो हैं डी कैंडोल। कौन है बच्चों? डी कैंडोल को पोमोलॉजी या फल विज्ञान का पिता कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ सभी समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपकी की ओर। संकर धान बच्चों, संकर धान हाइब्रिड राइस कहते हैं। इसको दो वैरायटी द्वारा क्रॉस कराकर जो वैरायटी निकाली गई उसे हम संकर बोलते हैं। और हाइब्रिड राइस के जो पिता हैं सबसे पहले काम किया था बाई-एल पिंग, इसके पिता कहा जाते हैं बाई-एल पिंग। बाई-एल का पूरा नाम है युवान लोंगपिंग। क्या है? युवान लोंगपिंग। ये चीनी वैज्ञानिक थे। चीन में सबसे पहले संकर धान का प्रोडक्शन, अभी भी सबसे ज़्यादा आपका चाइना में ही प्रोडक्शन किया जा रहा है हाइब्रिड राइस का। आगे बात करें बच्चे संकर कपास की हम लोग, हाइब्रिड कॉटन, तो ये C.T. पटेल हैं इसके पिता। जबकि श्वेत क्रांति के पिता वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति बोले तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है। सन 1970 की बात है, जब हमारे यहाँ हमारी इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम था, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने मिल्क प्रोडक्शन को एकदम से बढ़ाया, एक क्रांति लाई, इसलिए उसको श्वेत क्रांति कहा गया। और उसके पिता डॉक्टर वर्गीज कुरियन कहलाए। हरित क्रांति बच्चों, हरित क्रांति के पिता एनी बोरलॉग हैं। एनी बोरलॉग का पूरा नाम नॉर्मन ई बोरलॉग है। नॉर्मन ई बोरलॉग बच्चों ये मैक्सिको के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने हरित क्रांति सन 1965-66 में लेके आए थे, जब हमारे यहाँ गेहूं एवं धान का प्रोडक्शन बहुत कम था। तो उस प्रोडक्शन को जीन, जो डीजी-बू जीन एक जीन था और दूसरा था नोरेंटेन। नोरेंटेन आपका गेहूं का जीन था, जबकि आपका डीजी-बू जीन एक आपका धान का जीन था। तो इनको डाला जिससे जो है डॉर्फनेस आई, आपकी डॉर्फ मतलब छोटे पौधे हो गए, और उससे हमको अधिक प्रोडक्शन मिलने लगा। इसलिए इनको एनी बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। उद्यान विज्ञान के पिता कौन है? M.H. मोरी गबड़ा। कौन है? M.H. मोरी गबड़ा उद्यान विज्ञान के पिता कहा जाते हैं। उद्यान विज्ञान क्या होता है सब जानते हैं। फल, सब्जी एवं फूलों का जो अध्ययन किया जाता है वो उद्यान विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग करते हैं। वनस्पति विज्ञान, बॉटनी के पिता बच्चों थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। आगे बात करें हम जंतु विज्ञान की। सब जानते हैं जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। आगे बात करें पादप कार्य की, जिसमें हम पौधे की अंदर होने वाली सभी जैविक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे पादप कार्य की कहते हैं। और पादप कार्य के जो पिता हैं वो है स्टीफन हेल्स। कौन है? स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट है बच्चों जीवाणु विज्ञान, यानी बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं इसको। इसमें बैक्टीरियाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके पिता एंटोनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है।
भारत में गेरू, गेरू बोले तो हम रस्ट डिजीज़ बोलते हैं बच्चों। भारत में एक गेहूं में लगने वाला एक रोग है जिसको हम जनरली इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं, गेरुआ बोलते हैं हिंदी में इसको। तो रस्ट रोग जो लगता है इसकी सबसे पहले खोज की थी डॉक्टर केसी मेहता। केसी मेहता एक आगरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, इन्होंने सबसे पहले इसकी खोज की थी। भारतीय पैथोलॉजी विज्ञान, भारतीय पैथोलॉजी जिसमें हम रोगों का अध्ययन करते हैं, जितनी भी रोग फसलों में लगते हैं वो सब भारतीय पैथोलॉजी के विज्ञान के पिता ईजे बटलर को कहा जाता है। और कवक विज्ञान के पिता माइक केली को कहा जाता है। कवक विज्ञान यानी जितने भी फंगस होते हैं और जितने भी कवक, इंग्लिश में फंगस बोलते हैं, फफूंद बोलते हैं इसको, तो जो रोग लगते हैं आपके उन सभी का जो पिता है वो कौन है, माइक केली, इन्होंने इसकी खोज की थी इसलिए। ठीक है बच्चों, तो सभी आपको समझ में आ रहे होंगे पिता। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके ओटी की ओर। कृषि वैज्ञानिक एवं संबंधित कार्य। बच्चों बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग काम किए, तो उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। बच्चों नोबलीकृत गन्ना, नोबलीकृत गन्ना डॉक्टर टी.एस. वेंकटरमण से संबंधित। नोबलीकृत गन्ना क्या था बच्चों, नोबलाइजेशन किया गया इसमें एक जीन डाला गया आपका एमरेंथस का। इसमें जीन डालने के बाद आपका इससे प्रोडक्शन चीनी की मात्रा अधिक बढ़कर मिली, इसलिए इसको नोबलीकृत गन्ना कहा गया। और इसका बॉटनिकल नेम है आपको पता ही है, सैकेरम ऑफिसिनेरम। तो सैकेरम ऑफिसिनेरम जो एक गन्ना है इसके डॉक्टर टी.एस. वेंकटरमण ने सबसे पहले नोबलीकृत किया गया, तो याद रखें आप लोग डॉक्टर टी.एस. वेंकटरमण को। गुलाब प्रजनक। बच्चों गुलाब प्रजनक यानी जो गुलाब आपका एक फूल वाला प्लांट है, जनरली सब जानते हैं इसको। तो गुलाब में ब्रीडिंग का जो काम किया गया था वो डॉक्टर बी.पी. पाल ने किया था। एसपीटी सीड प्लॉट टेक्निक बोला जाता है जनरली। सीड प्लॉट टेक्निक के आपके जो संबंधित वैज्ञानिक हैं वो डॉक्टर पुष्कर नाथ, इन्होंने सीड प्लॉट टेक्निक को सबसे पहले अपनाया था। सीड प्लॉट टेक्निक क्या होता है कि 100 ग्राम बीज को हम बो करके मतलब 1 हेक्टेयर में 100 ग्राम बीज से ही आप काम चला सकते हो। वैसे गन्ना का बीज अपन ने देखा नहीं है, जनरली बीज होता है बच्चों इसका, जब गन्ने में बीज बाली निकलती है ऊपर उसमें बीज बनता है, हम लोग तो सीधे गन्ने को बोते हैं। तो उसका जो सबसे पहले टेक्नोलॉजी की थी वो डॉक्टर पुष्कर नाथ थे, इन्होंने सबसे पहले बीज को उगाया था। 100 ग्राम बीज से हम 1 हेक्टेयर में बो सकते हैं। आम में ब्लैक टिप एक रोग लगता है, आम में कौन सा, ब्लैक टिप, तो इसको सबसे पहले खोज की थी वुडहाउस एक वैज्ञानिक ने। धान का खैरा रोग की खोज बाई एल नेले ने उत्तराखंड में की थी, याद रखें बाई एल नेले। टिट्रिकिल रिम्फू एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, इन्होंने टिट्रिकल की खोज की थी। और टिट्रिकल आपको पता है क्या है, एक मानव निर्मित खाद्यान्न फसल है। जया धान, जया एक वैरायटी है जो कि धान की है, इसकी खोज सबसे पहले डॉक्टर शास्त्री ने की थी। किसने की थी, डॉक्टर शास्त्री ने सबसे पहले आपकी जया धान, धान की एक वैरायटी जो कि हाई प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट है आपका किन्नो संतरा। तो किन्नो एक वैरायटी है जो कि संतरा की है, बहुत अच्छा एक रूट स्टॉक है और इसका जो प्रोडक्शन बहुत हाई था, छोटे में ही बहुत सारे फल इससे मिलने लगते थे। ड्वार्फ रूट स्टॉक है और ड्वार्फ छोटे से में ही बहुत सारे फल मिलना ये बहुत बड़ी बात थी और डॉक्टर फ्रस्ट ने इसको सबसे पहले खोज की थी इसकी। तो बच्चों जितने भी संबंधित रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए, ये साइंटिस्ट कई बार आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके साइंटिस्टों की ओर। आगे बच्चों अर्थशास्त्र, धन से संबंधित जो भी विज्ञान होता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं जो कि इसके पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ इससे संबंधित है। प्राकृतिक खेती, जनरली आज साइंटिस्टों का कहना है कि प्राकृतिक खेती की जाए, कोई भी फर्टिलाइजर यूज ना किया जाए। प्राकृतिक खेती करोगे नेचुरल तो बहुत अच्छा रहेगा, पर्यावरण भी शुद्ध रहेगा। इसके जो पिता है वो उसको मासानाबू फुकुका को कहा जाता है। मासानाबू फुकुका ने प्राकृतिक खेती का कहा कि इन्होंने प्राकृतिक खेती की जाए, पुराने वाली जो खेती है वो की जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी। भारतीय पक्षी विज्ञान के पिता सलीम अली को, जैविक खेती अल्बर्ट हावर्ड इसके पिता कहा जाते हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टेनर, जैसे रक्त समूह सब जानते होंगे, हमारे अंदर जो ग्रुप पाए जाते हैं ए बी है ना ओ, तो ये आपके ग्रुप होते हैं, तो ये ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। उत्परिवर्तन, बच्चों उत्परिवर्तन क्या होता है कि जैसे जो भी म्यूटेशन बोलते हैं इंग्लिश में जनरली, इसके पिता ह्यूगो डिब्रीज के कहते हैं। उत्परिवर्तन का मतलब होता है एकदम से कोई नया चेंजेस आना। जैसे मानकर चलिए माता पिता से कोई संतान पैदा होती है तो उसमें कुछ स्पेशल कोई लक्षण पैदा होता है। और फसलों की बात करें तो हम संकर क्रॉस करा रहे हैं, क्रॉस में भी कोई नया कोई लक्षण प्रकट होकर आ रहा है, तो उसे हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। जैसे अब जी कोरोना चल रहा है, कोरोना में म्यूटेशन हुआ, ये तो उत्परिवर्तन हुआ, एकदम चेंजेस हुआ। तो इसकी खोज ह्यूगो डिब्रीज ने कहा था कि म्यूटेशन होता है। वर्ग की, बच्चों वर्ग की के पिता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। और वर्ग की क्या होती है, जिसमें हम पौधों का अध्ययन करके उन्हें वर्गों में बांटते हैं।
औषधि विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेटस कहते हैं, जो आपकी चिकित्सा विज्ञान है जनरली। और सूक्ष्मजीव विज्ञान के पिता को लुईस पास्चर को कहा जाता है। सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, इन सबका अध्ययन हम सूक्ष्मजीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं और इसके पिता लुईस पास्चर को कहा जाता है। तो बच्चों, जितने भी आपके संबंधित तो वैज्ञानिक थे, पिता थे, उम्मीद करता हूँ सभी जनक, फादर आपको समझ में आ गए होंगे। जो साइंटिस्ट कौन से क्षेत्र से साइंटिस्ट संबंधित था वो सभी आपको क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपकी और ऊँटियों की ओर। बच्चों, आगे हम बात करेंगे फसलों की विभिन्न क्रियाएं एवं संबंधित फसलें। बच्चों, एक प्रश्न आपको यहाँ से मिलता है कि फसलों की विभिन्न कौन कौन सी क्रियाएं जो फसलों में की जाती हैं और कौन सी फसलों में की जाती हैं, वो हम लोग यहाँ पर जानें। जैसे सबसे पहले हम बात करें क्यूरिंग की, तो बच्चों क्यूरिंग तंबाकू से संबंधित है। तो क्यूरिंग क्या होती है बच्चों? क्यूरिंग का मतलब होता है कि तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उनको तोड़ा जाता है हरे में, उनको सुखाया जाता है, उसे क्यूरिंग कहते हैं और ये तंबाकू से संबंधित है। स्ट्राइपिंग बोलते हैं जनरली, तो स्ट्राइपिंग जूट से संबंधित है। स्ट्राइपिंग क्या होता है बच्चों? आपको पता है कि जूट एक आपकी फाइबर वाली फसल है, रेशे वाली फसल है, तो इससे रेशा जो अलग किया जाता है उसको स्ट्राइपिंग कहा जाता है। निपिंग चना से संबंधित है। बच्चों, निपिंग क्या होता है कि चना जब हमारा छोटा रहता है खेत में तो ऊपर का उसका भाग तोड़ा जाता है, ऊपर को उसको जो तोड़ दिया जाता है जिससे कि शाखा अधिक निकले, तो उस क्रिया को निपिंग कहते हैं, ऊपर से तोड़ने को। रेटिंग किसे कहते हैं बच्चों? रेटिंग जूट में किया जाता है, मतलब ये आपकी वही फाइबर वाली क्रॉप्स है। रेटिंग का मतलब होता है कि जूट से रेशा निकालने के लिए इसको सबसे पहले पानी में रखा जाता है जिससे ये गल जाए और रेशा निकालने में आसानी हो। तो इसको कहाँ रखा जाता है? पानी में रखा जाता है, तो उस क्रिया को रेटिंग कहते हैं। और रेटिंग के लिए टेम्परेचर याद रखना, 34 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इसकी रेटिंग की जाती है। रेटूनिंग की बात करें बच्चों, रेटूनिंग गन्ना से संबंधित है। इसका मतलब होता है कि गन्ने की फसल को काट करके उसके जो डंठल बच जाते हैं उन डंठल से ही दूसरी फसल लेना। बोले तो इसकी जड़ वो ही रहनी चाहिए, वो वहीं से दूसरा पौधा निकल आता है, उसको रेटून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटूनिंग। हलिंग बच्चों, हलिंग धान से संबंधित है। हलिंग का मतलब होता है, इसका धान के ऊपर एक छिलका चढ़ा रहता है, जनरली आपने देखा होगा, जमीन अंदर से चावल निकलता है ना, तो उस क्रिया को हम हलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मिलिंग। मिलिंग भी धान से संबंधित है। मिलिंग का मतलब होता है कि धान को जब हम छिलका उतारते हैं वो पीला कलर होता है, उसका कैसा होता है? पीला कलर होता है। तो फिर उसको क्या किया जाता है जनरली कि इसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद उसको कलर को हटाया जाता है, उसको मिलिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको मिलिंग कहा जाता है। बच्चों, डेपोक। डेपोक एक विधि है, इसमें धान की पौधे नर्सरी तैयार की जाती है और इसमें बिना मिट्टी की नर्सरी तैयार की जाती है। एक मतलब कह सकते हैं एक बोरी जो होती है उस पर इसको उगाया जाता है, धान की बीज डाल देते हैं और वहाँ से उनका अंकुरण हो जाता है। लगभग 11 से 14 दिन के बीज हो जाते हैं तो उनको खेत में रोप दिया जाता है। और डेपोक किससे संबंधित है? धान से संबंधित है, विशेष आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है बच्चों पडलिंग। पडलिंग क्या होता है बच्चों? और ये धान से संबंधित है। पडलिंग का मतलब होता है कि जब हम धान की पौध खेत में लगाने से पहले उसमें पानी भर देते हैं और पानी भरने के बाद उसमें हम क्या चलाते हैं? पडलिंग करते हैं। बोले तो उसमें ट्रैक्टर वगैरह कुछ चलाया जाता है जिससे जो है कि पानी नीचे ना जाए और खरपतवार ना उगे, इसलिए पडलिंग की क्रिया की जाती है। इसके बाद फिर धान को रोपा जाता है। हिंदी में हम इसको मचाना कहते हैं, पानी को मचाना कहते हैं पडलिंग को। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा सभी चीज़ें। आगे बात करें जिनिंग। जिनिंग कपास से संबंधित है। जिनिंग का मतलब होता है चुनना। मतलब जब जो कपास होती है उसमें आपको पता है कि कॉटन प्राप्त होती है, हमें रुई प्राप्त होती है, तो उसको हम अलग करते हैं, उसमें से निकाला जाता है आपका बीज से आपका क्या निकाला जाता है? जो रुई निकाले जाते हैं उसको जिनिंग कहा जाता है। एरो गन्ना से संबंधित है। बच्चों, एरो का मतलब होता है कि गन्ना में फूल निकलने की क्रिया को एरोइंग कहते हैं, फूल हटाने को एरोइंग कहा जाता है, उसके गन्ने के फूल को एरो कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का मतलब होता है ये गन्ने से संबंधित है और अर्थिंग अप जनरली गन्ने में और आलू में भी की जाती है। अर्थिंग अप का मीन्स होता है बच्चों कि जो गन्ना होता है ना, गन्ने और आलू पे मिट्टी चढ़ाई जाती है जिससे वो गिरे नहीं और आलू दिखे नहीं, तो उसको हम बोलते हैं अर्थिंग अप। याद रहे आपको। नेक्स्ट है टाइंग। टाइंग गन्ने से संबंधित है। बच्चों, टाइंग का मतलब होता है कि गन्ने के ऊपर वाले भाग को, जितने भी गन्ने होते हैं 4-5 गन्ने को इकट्ठा लेकर के ऊपर से उनको बांध देते हैं जिससे कि भाई गिरे नहीं। ठीक है ना, 4-5 गन्ने इकट्ठे बांध दी, ऊपर उनकी पत्तियां बांधी, तो उसे बोलते हैं हम टाइंग। ट्रेसिंग बच्चों नेक्स्ट है। ट्रेसिंग गन्ने से संबंधित है और ट्रेसिंग का मतलब होता है कि गन्ने की सूखी पत्तियों को गन्ने के चारों तरफ लपेट देना, जिससे क्या होता है गन्ने को धूप से एवं कीट रोगों से बचाने के लिए क्रिया की जाती है। याद रखें मिसेज। अदसाली। अदसाली भी गन्ने से संबंधित है। अदसाली का मतलब ऐसी गन्ना की कुछ वेराइटियाँ होती हैं जो कि 18 महीने में कंप्लीट होती हैं। 18 महीने में पूरा गन्ना लिया जाता है, इसको हम अदसाली गन्ना कहते हैं। टॉपिंग तंबाकू संबंधित है। जिस प्रकार से निपिंग
चना से संबंधित है, उसी प्रकार टॉपिंग तंबाकू से संबंधित है। क्योंकि टॉपिंग में भी क्या करते हैं, ऊपर का जो तंबाकू का भाग होता है उसको काट देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें अधिक शाखा निकलती हैं, अधिक पत्तियां लगती हैं। और हम तंबाकू की खेती इसीलिए करते हैं कि उसमें अधिक से अधिक पत्तियां लगे। तो टॉपिंग किससे संबंधित है, याद रहे, तंबाकू से। नेक्स्ट है आपका डी हलमिंग। बच्चों डी हलमिंग आलू से संबंधित है। आलू को खुदोने से पहले उसकी पत्तियों को सुखाना ही डी हलमिंग कहलाता है। सेटरिंग बच्चों, सेटरिंग सोयाबीन से संबंधित है। सेटरिंग का मतलब होता है सोयाबीन पक जाने के बाद उसकी फलियां चटक जाती हैं। क्या होती हैं, फलियां चटक जाती हैं, तो उसको बोला जाता है सेटरिंग। क्या बोला जाता है, सेटरिंग। तो बच्चों समझ में आ रही होंगी सब चीज़ें। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपकी प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है सेलिंग। सेलिंग मूंगफली से संबंधित है। बच्चों सेलिंग का मतलब होता है मूंगफली का जो दाना होता है और ऊपर का जो बोले छिलका होता है ना, तो छिलका एवं जो उसका परसेंट होता है ना, वैसे सेलिंग परसेंट आपका मूंगफली का कितना होता है, 60% और 60-70% होता है जनरली। तो सेलिंग आपका किससे संबंधित है, मूंगफली से। याद रखें, मूंगफली का दाना एवं ऊपर का जो छिलका होता है उसका परसेंटेज। पैगिंग मूंगफली समझते हैं बच्चों। पैगिंग का मतलब होता है कि मूंगफली आपको पता है कि नीचे लगती है भूमि में, और उसमें जो आपका परागण की क्रिया होती है वो ऊपर होती है। जब परागण ऊपर होता है तो पैग नीचे जाते हैं भूमि में, तो उसको पैगिंग कहा जाता है। उस समय निंदाई गुड़ाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो पैग टूट जाएंगे और प्रोडक्शन घट जाता है। पैग समझ रहे होंगे ना आप लोग, पैग क्या होता है। मूंगफली अपन ने देखी होगी तो समझ रहे होंगे, अन्यथा क्या समझ रहे हो। 11th में पढ़ा होगा तो अच्छी बात है। आगे बात करते हैं डिटैचलिंग। बच्चों डिटैचलिंग मक्का से संबंधित है। और डिटैचलिंग का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि मक्का जो होती है ना, इसमें टेसल और सिल्क दो चीज़ें होती हैं। टेसल ऊपर का जो बालीनुमा भाग होता है ना, उसको बोलते हैं टेसल, है ना। तो उसको हटाना ही डिटैचलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, उसको काट देना ही डिटैचलिंग कहलाता है, और ये मक्का से संबंधित है। गूटी अमरूद से संबंधित है। बच्चों गूटी क्या होती है, नया पौधा तैयार करने के लिए गूटी एक क्रिया है जो कि अमरूद में की जाती है, जिसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं। इसमें बच्चों जो है कि ऊपर आपका एक शाखा लेते हैं पतली सी, और उसमें ऊपर की छाल उतार करके नया पौधा तैयार किया जाता है, जिसमें ऊपर से मिट्टी एवं गोबर बांध देते हैं, ऊपर से पानी छिड़कते रहते हैं, और आपका एक नया पौधा तैयार हो जाता है। उसको कहीं और लगा दिया जाता है, इसको गूटी कहते हैं जनरली। आपने 12th में पढ़ा होगा, बहुत अच्छी प्रकार से मैंने गूटी को पढ़ाया था। फ्लैक्स बच्चों, अलसी के रेशे को फ्लैक्स कहा जाता है। अलसी का जो रेशा होता है, फाइबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे फ्लैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लिंट। बच्चों कपास की जो रुई होती है उसको लिंट कहते हैं, और जूट का जो रेशा होता है उसे बास्ट कहते हैं। तो तीनों को नाम याद रखें, कई बार पूछा जाता है लिंट किससे कहते हैं। कपास की जो रुई होती है उसे लिंट कहते हैं, और बास्ट किससे कहते हैं, जूट का जो रेशा होता है बास्ट कहा जाता है। क्रॉप लॉगिंग गन्ना से संबंधित है। क्रॉप लॉगिंग किससे संबंधित है, गन्ना से आपका क्रॉप लॉगिंग संबंधित। तो बच्चों जितने भी आपके संबंधित जो फसलों से क्रियाएं थी, उम्मीद करता हूँ सभी समझ में आई होंगी, और मैंने एक एक को बड़ी अच्छी प्रकार से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके क्वेश्चन के। बच्चों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। बच्चों कृषि में कुछ प्रयोग होने वाले यंत्र हैं, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। कृषि में बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग होता है, जैसे हम बात करें एनीमोमीटर। बच्चों एनीमोमीटर का उपयोग हवा की गति मापने के लिए किया जाता है, कि हवा की गति कितनी है हम एनीमोमीटर से माप सकते हैं। थर्मामीटर, इसको तो बच्चे सब जानते होंगे। थर्मामीटर एक तापमान मापने वाला यंत्र होता है। जनरली हम लोग बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, तब हमारा टेम्परेचर नापा जाता है थर्मामीटर। तो इसका कृषि में प्रयोग भी किया जाता है। भूमि का तापमान मापने के लिए कर सकते हैं, पशुओं का तापमान मापने के लिए कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का उपयोग पानी का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर। बच्चों कैलोरीमीटर से ऊर्जा मापने के लिए, कि ऊर्जा किससे कितनी मिली, और कैलोरीमीटर से मापी जाती है। और बच्चों कैलोरीमीटर तांबे का बना होता है। किसका बना होता है, तांबे का ये बना होता है। पीजोमीटर। बच्चों पीजोमीटर जल की गहराई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है इसका, कि जल में कितनी गहराई है, गहराई को मापने के लिए, डेप्थ मापने के लिए, वाटर डेप्थ, पीजोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग हवा का प्रेशर मापने के लिए करते हैं। किसके लिए किया जाता है, हवा का प्रेशर मापने के लिए बच्चों बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर का उपयोग बच्चों मृदा की नमी मापने के लिए, मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ सॉइल मापने के लिए टेंसियोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टीएसएस। टीएसएस की फुल फॉर्म होती है टोटल सॉलिड टोटल सोलुबल सॉलिड बोलते हैं। जनरली कुल घुलनशील ठोस बोल सकते हैं। कुल घुलनशील ठोस मापने के लिए रेफ्रेक्टोमीटर आपका एक यंत्र होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों कृषि में प्रयोग होने वाले जो यंत्र हैं, उम्मीद करता हूं अच्छी प्रकार से आपको समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं हम
आगे नेक्स्ट यंत्र की ओर, लैक्टोमीटर। बच्चों लेक्टोमीटर दूध का आपेक्षिक घनत्व इससे मापा जाता है। दूध का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर एक यंत्र होता है, इसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्लेनीमीटर। प्लेनीमीटर से पत्ती की सतह, पत्ती का क्षेत्रफल मापने के लिए हम प्लेनीमीटर का उपयोग करते हैं। अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किया जाता है। माइक्रोमीटर सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इनका साइज मापने के लिए हम माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है ब्यूटायरोमीटर। बच्चों ब्यूटायरोमीटर का उपयोग दूध में फैट परसेंटेज ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम लोग ब्यूटायरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? ब्यूटायरोमीटर का उपयोग दूध में वसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सैकरीमीटर। बच्चों सैकरीमीटर का उपयोग शक्कर की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सैकरीमीटर एक यंत्र है, जैसे किसी में शक्कर की हमें सांद्रता ज्ञात करनी है, मात्रा ज्ञात करनी है, तो हम सैकरीमीटर नामक यंत्र से शक्कर की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों सभी यंत्र आपके समझ में आ गए होंगे। जो इंपॉर्टेंट यंत्र हैं वो सभी हमने इसमें रखे हैं। कई बार आपके यंत्रों के बारे में आपकी एग्जाम में पूछ लिया गया है, इसलिए आपको अच्छी प्रकार से ये याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है बच्चों विभिन्न फसलों के पुष्प क्रम। इनका जो पुष्प होता है, फूल होता है, उन फूल को क्या कहते हैं? नाम आप सुन लीजिए। सब अलग अलग फसलों के फूलों को अलग अलग कहा जाता है। ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पढ़िए आप लोग, क्योंकि पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए, जैसे गन्ना का तो मैं बता ही चुका हूँ। गन्ने का जो फूल होता है ना, उसे एरो कहते हैं। धान के पुष्प क्रम को पेनिकल कहा जाता है। केला के पुष्प क्रम को स्पाडिक्स कहते हैं। मक्का के को टेसल कहते हैं। गाजर के पुष्पक्रम को अम्बेल कहा जाता है। गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइकलेट बोलते हैं। सूर्यमुखी के पुष्पक्रम को कैपिटुलम कहते हैं। और खजूर के पुष्पक्रम को स्पाडिक्स। केला और खजूर और नारियल और ऑयल पाम, इन सभी के पुष्पक्रम को स्पाडिक्स कहते हैं, ध्यान रखें। और सरसों के पुष्पक्रम को रेशिम कहते हैं। तो बच्चों विभिन्न फसलों के जो पुष्पक्रम है, अच्छा पुष्प और पुष्पक्रम में क्या अंतर है? मैंने शायद बताया एक बार। पुष्प का मतलब होता है एक फूल, जबकि पुष्पक्रम का मतलब होता है फूलों का गुच्छा। बहुत सारे पुष्पों का गुच्छे को ही पुष्पक्रम कहते हैं, जो वो क्रम में लगे रहते हैं, इसलिए उन्हें पुष्पक्रम कहा जाता है। और सिंगल एक फूल लगा है तो उसे बोलेंगे क्या? पुष्प। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा विभिन्न फसलों के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं। ठीक है ना? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे आपके नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है बच्चों विभिन्न फसलों के बीज का प्रकार। अभी हमने पुष्पक्रमकों के जो नाम थे वो पढ़े। इसके बाद बीज के प्रकार, किस किस फसलों के बीजों को क्या क्या कहा जाता है। जैसे हम बात करें सरसों, मूली, गोभी वर्गीय जो भी आपकी सभी सब्जियां एवं जो भी होती हैं फसलें हैं, उन सभी के बीजों जो होते हैं ना, जैसे सरसों का जो बीज होता है छोटा सा होता है, आपने देखा हो, उसे सिलिकुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे सिलिकुआ कहा जाता है। सभी अनाज वाली जितनी भी फसलें हैं, चाहे आपकी मक्का हो, बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, धान है, उन सभी के बीजों को कैरीऑप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैरीऑप्सिस कहा जाता है। नेक्स्ट है मूंगफली और नीम, इनके बीज को कर्नेल कहते हैं। सूर्यमुखी के बीज को सिप्सेला कहा जाता है, जबकि गुलाब के बीज को हिप्स कहते हैं। विशेष याद रखना, कई बार पूछे जाने वाला प्रश्न है आपका कि गुलाब के बीज को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना आप लोग, हिप्स कहा जाता है। कद्दू वर्गीय सभी जो सब्जियां होती हैं, उनके जो फल होते हैं उन्हें पीपो कहते हैं, जबकि मूंगफली के फल को लोमेंटम कहते हैं। बच्चों बीज को कर्नेल और मूंगफली का पूरा जो भाग होता है उसे कहते हैं लोमेंटम। पूरा फल टाइप सा होता है, आपके ऊपर खोखला कवर चढ़ा रहता है, अंदर बीज रहता है, तो बीज को कर्नेल, जबकि पूरे कवर सहित को लोमेंटम कहा जाता है, या फली भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों भिंडी, तो भिंडी के बीज को कैप्सूल कहा जाता है। और कॉटन के जो कपास होता है उसको हम क्या कहते हैं? फल को बॉल कहा जाता है। तो बच्चों ये विभिन्न फसलों के बीजों के क्या क्या कौन कौन से प्रकार हैं, ये कई बार पूछे जाते हैं। विशेष याद रखना, सरसों का तो कई बार पूछा जा चुका है कि बताइए आपके जो सरसों होती है उसके बीज को क्या कहते हैं, तो विशेष याद रखना सिलिकुआ कहा जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है बच्चों फर्स्ट टाइम इन एग्रीकल्चर। सबसे पहले क्या क्या आपके एग्रीकल्चर की नई नई जो वैसे वेराइटियाँ आई हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इनको अच्छी प्रकार से समझते चलिए। प्रथम संकर कपास, सबसे पहली हाइब्रिड कॉटन की वेराइटी कौन सी थी? H4। कौन सी थी? H4। प्रथम संकर अरहर की किस्म कौन सी थी? ICPH8। कौन सी थी आपकी? ICPH8 प्रथम संकर अरहर आपकी वेराइटी थी।
दूसरी है प्रथम संकर सरसों कौन सी थी? प्रथम संकर सरसों की जो किस्म थी वो है पूसा अजय किसान। कौन सी वैरायटी आप याद रखें? पूसा अजय किसान। बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आप याद ही रखें। एक नहीं, मैं तो कहता हूं यहां से तो दो दो प्रश्न आपके पूछे जाते हैं वैरायटियों से, फर्स्ट टाइम जो भी एग्रीकल्चर के पॉइंट है उनसे। प्रथम संकर बाजरा HB1 है। प्रथम संकर ज्वार कौन सी है? CHS1। और प्रथम संकर सूर्यमुखी VSH1। जबकि प्रथम संकर मक्का है गंगा 101। गंगा 101 प्रथम संकर मक्का है। मक्का की पहली हाइब्रिड वैरायटी का नाम गंगा 101। सुपर राइस की जो आपकी सुपर राइस है उसकी पहली वैरायटी है लुनीसिरी। जबकि प्रथम बीटी कपास, बीटी यानी बैसिलस थुरिएंसिस, जो कि एक कीट को नष्ट करने के लिए निकाली गई थी वैरायटी, जिसका नाम है बॉलगार्ड। आपको पता है कि कॉटन में एक कीट लगता है गुलाबी कीड़ा, उसको खत्म करने के लिए बीटी कपास का आपको संश्लेषण किया गया। उसके बाद बॉलगार्ड उसकी वैरायटी निकल गई जिसमें है गुलाबी कीड़ा नहीं लगता था। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। तो आपको सब समझ में आ रहा होगा। प्रथम मानव निर्मित अनाज कौन सा? टिटिकल, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, रिम्फू में सन 1890 की बात है। प्रथम मानव निर्मित सब्जी भी देख लीजिए, रूटाबागा। प्रथम मानव निर्मित सब्जी रूटाबागा। प्रथम मानव निर्मित टिटिकल अनाज है। प्रथम कीटनाशक कौन सा है? पैरिश ग्रीन है। प्रथम कवकनाशी बोडो मिक्सचर, इसको ध्यान रखें बोडो मिक्सचर के बारे में आप लोग। और बोडो मिक्सचर आपको 5:5:50 के हिसाब से 5 भाग आपका कॉपर सल्फेट, 5 भाग आपका चूना और 50 भाग पानी मिलाकर जो पेस्ट बनाया गया उसको बोडो मिक्सचर नाम दे दिया गया। और ये कवकनाशी है, इससे फंगस पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और प्रथम कीटनाशक कीटों को मारने की दवा पैरिस ग्रीन। ओके। आम की प्रथम संकर किस्म मल्लिका है। जबकि प्रथम संकर मक्का भारत की बात करें तो गंगा 2 है। जबकि हमने वर्ल्ड की बात की तो गंगा 101 है। ठीक है ना, ये जनरली आपको याद रखना। बताइए कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों, पूरी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, आपने 12th 11th, तो आपको उम्मीद लग रही होगी कि बिल्कुल सर सही पढ़ा रहे हैं और जो चीज़ आपको पढ़ना चाहिए वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है बच्चों पौधों में उपस्थित जहरीले तत्व। बिल्कुल, वो सारे पौधों में विभिन्न उपस्थित जहरीले तत्व पाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अफ्लाटॉक्सिन बच्चों ये मूंगफली में पाया जाता है। आपने कभी मूंगफली खाई होगी तो मूंगफली आपको कड़वी लगती है, जहरीली टाइप की लगती है, तो वो क्यों लगती है? क्योंकि उसमें अफ्लाटॉक्सिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अफ्लाटॉक्सिन। आलू बच्चों आलू हरा होता है, जनरली आपने देखा होगा कि आलू हरा पड़ जाता है, घर पे डला रहता है, जनरली हम मार्केट से मिलाते हैं तब भी वो हरा रहता है। तो उसका रीज़न क्या है बच्चों? उसमें जैसे अगर सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ा रहा, मतलब आलू पर अगर मिट्टी नहीं चढ़ी, जब आलू हम उगा रहे हैं, अगर आलू पर मिट्टी नहीं रहती तो वो क्या है, सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वो हरा हो जाता है और उसमें एक तत्व बन जाता है जिसका नाम क्या है? सोलेनिन। सोलेनिन एक जहरीला तत्व होता है, अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है आलू में तो आलू खा नहीं सकते आप लोग, खाओगे तो बहुत ही आपके लिए टॉक्सिन पैदा करता है आपकी बॉडी में। ठीक है ना, इसे याद रखें। प्रूशिक अम्ल बच्चों इसको HCN के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड बोलते हैं, और ये ज्वार की फसल में पाया जाता है। ज्वार की फसल की जो जड़ होती हैं, ज्वार की जड़ों में इसका संश्लेषण होता है और ये पत्तियों में आकर के स्टोरेज हो जाता है। अगर इसकी पत्तियां पशु को खिलाई जाती हैं और मात्रा अगर इसकी ज़्यादा है हाइड्रोसाइनिक एसिड की तो पशु मर भी सकता है। ठीक है ना। आगे बात करें गोसीपोल, तो कपास में आपका जहरीला तत्व गोसीपोल पाया जाता है, रिजका में सैपोनिन और कद्दू वर्गीय सब्जी में कुकुरबिटेसन। बच्चों आपने जनरली उसको तो खाया होगा, क्या खीरा तो जानते हो, खीरा कभी कड़वा लगता है, आपने ऊपर से देखा हुआ, करेला है कड़वा लगता है, तो ये रीज़न है कि उसमें कुकुरबिटेसन आपका जनरली पाया जाता है। सरसों में सिनिग्रीन, जनरली देखा होगा कि सरसों के बीज यूं ही खाते तो आंसू भी आ जाते हैं, कई बार सल्फर के कारण आते हैं, और सिनिग्रीन उसमें एक तत्व भी पाया जाता है जो कि जहरीले काम का। ऐसा नहीं कि जिससे मर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब थोड़ा आपको उसमें जहर अगर मात्रा ज़्यादा है तो ये भी हो सकता है। बेल मतलब जानते होंगे, बेल होता है जैसे हम बेल पत्थर के नाम से भी जानते हैं, अंदर चिपचिपा पदार्थ निकलता है और विभिन्न उपयोगी होता है, उसमें मार्मेलिन के कारण वो चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है। तो बच्चों पौधों में उपस्थित जहरीले तत्व आपको चल रहे हैं, आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं आगे बच्चों, नेक्स्ट विभिन्न फसलों की उत्परिवर्तित जातियों के बारे में पढ़ लेते हैं। विभिन्न फसलों की म्यूटेंट जो वैरायटी, मैं आपको उत्परिवर्तित का मतलब जो है वो आपको अच्छी प्रकार से समझा चुका हूँ कि उत्परिवर्तित का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे हम जानेंगे कौन कौन सी वैरायटी को उत्परिवर्तित का मतलब ये है कि एकदम से चेंजेस आना, एकदम से परिवर्तन आने को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। एक नया कोई नया लक्षण आ जाना जो माता पिता में भी नहीं है, वो संतान में अगर स्पेशल कोई लक्षण आ गया तो उसे म्यूटेशन कहा जाएगा। जैसे कोरोना का आप देख रहे हो नया स्ट्रेन जो आया है, वो उसका क्या हुआ है, जो पुराना वाला कोरोना का जो विषाणु था, वायरस था, उसका क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हुआ, तो वो क्या बन गया आपका नया वाला जो है। तो उसी प्रकार जगन्नाथ प्रभावती है, जगन्नाथ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी, कई बार पूछी जा चुकी है। धान की एक उत्परिवर्तित वैरायटी है, गेहूं की सरबती और सोनारा है, मटर की हंस है, अरहर की विशाखा 1, कपास की MCU 7 और MCU 10।
तंबाकू की जयश्री है, मूंग की पंतमूंग 2 और चना की VUM 48 और उड़द की है CO1। तो बच्चों ये है विभिन्न फसलों की उत्परिवर्तित जातियां, म्यूटेंट वेराइटियां, जो कि अक्सर एग्जाम में आपको मिल जाती हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि ये कहाँ से पूछ लिया। तो बेटा ये आपका जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन रहता है, जो कि आपको अच्छी प्रकार से ये याद होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे बच्चों नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर। फल एवं सब्जियों में उपस्थित यौगिक। तो बच्चे ये तो आप जानते ही होंगे, देख लीजिए। आंवला खाया है आपने? आंवला खाते समय में बहुत खट्टा लगता है और ऐसा कसैलापन लगता है उसमें। उसका रीजन है कि उसमें गैलिक एसिड पाया जाता है, टेनिन पाया जाता है, इस कारण वो हमको कसैलापन लगता है। बेल में कड़वाहट जो होती है, बेल पत्थर में आपको बता रहा था, उसमें कड़वाहट का कारण है मार्मेलोसिन। बादाम खाई होगी कभी कभी, बहुत सारी बादाम हमको कड़वाहट पैदा करते, तो वो एमाइलेडिन के कारण होता है। पपीता का पीला रंग, सब जानते हैं पपीता पीला होता है, क्यों होता है? कैरिका ज़ैंथिन उसमें पिगमेंट पाया जाता है, उसके कारण वह पीला होता है। मूली हमको चटपटी लगती है, तीखी लगती है, रीजन क्या है? आइसोसाइनेट तत्व उसमें पाए जाने के कारण वो हमको तीखी लगती है। मिर्च चटपटी लगती है, चरपराहट, मिर्च में चरपराहट जो होती है वो कैप्सेसिन के कारण होती है, जबकि सलजम में जो चरपराहट होती है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट के कारण होती है। सलजम में चरपराहट, कैल्शियम ऑक्जिलेट पाया जाता है, उसके कारण हमें सलजम चटपटा लगता है। प्याज में गंध आती है, हम प्याज को काटते हैं तो आपको पता है आंसू आता है, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड ये यौगिक होता है। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में हमको जो गंध आती है, प्याज खाने के बाद ही कहते हैं बदबू आ रही है, तो वो रीज़न यही है उसका। लहसुन में भी गंध आती है बच्चों, तो लहसुन में जो गंध आती है उसका रीज़न है एलाइसिन। लहसुन में जो बदबू कह सकते हैं वो सारे बच्चे, खुशबू भी कहते हैं, क्या कहोगे आप उसे, है ना? तो स्मेल जो आती है उसका रीज़न है एलाइसिन। बच्चों उम्मीद करता हूं सभी यौगिकों के बारे में समझ में आ रहा है, रीज़न पता चल रहा होगा कि ये चटपटे क्यों होते हैं, तीखे क्यों होते हैं, कड़वाहट क्यों होती है। बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग आपके प्रश्न चल रहे हैं यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चों करेले में कड़वाहट। करेला खाया सबने, करेला कड़वा होता है, क्यों? क्योंकि उसमें मेमोडिकोसाइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मेमोडिकोसाइड के कारण करेला कड़वा लगता है। आलू का हरा रंग मैंने अभी जस्ट बताया था, सोलिन के कारण होता है, ठीक है। टमाटर लाल क्यों होता है? टमाटर में लाल रंग है लाइकोपिन के कारण, लाइकोपिन उसमें पिगमेंट पाया जाता है, इसलिए टमाटर लाल होता है। प्याज में पीला रंग, प्याज हमने देखा है कई बार पीली हो जाती है जनरली रखी तो उसका रीज़न क्या है? वो है आपका कोलेस्ट्रीन। इसके बाद मिर्च क्यों होती है लाल? मिर्च हरी के बाद सूखने रखते हैं तो वो लाल पड़ जाती है, रीज़न क्या है? उसमें एक पिगमेंट पाया जिसका नाम है कैप्सिथिन। मिर्च चटपटी क्यों होती है? आपने पहले ही बता दिया मैंने, कैप्सेसिन के कारण, जबकि मिर्च लाल क्यों होती है? कैप्सिथिन के कारण। थिन और सिन का अंतर है बस, और कुछ नहीं है। हल्दी क्यों पीली होती है बच्चों? हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। क्यों होता है? उसमें करक्यूमिन यौगिक पाए जाने के कारण हल्दी का रंग पीला होता है। गाजर में लाल रंग, बच्चों गाजर का रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है, और गाजर का नारंगी रंग भी होता है। कई बार हमने देखी है कि गाजर नारंगी कलर की होती है, उसका रीज़न क्या है? कि उसमें कैरोटीन पाया जाता है। चने की पत्ती खटास, हम जानते हैं कि चने की पत्ती हम खाते ऊपर से वो हमको खट्टी लगती है, क्यों लगती है? क्योंकि उसमें मैलिक एसिड और एक और एसिड पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, दोनों अम्ल पाए जाने के कारण हमें जो चना होता है उसकी पत्तियां खट्टी लगती हैं। तो बच्चों जितने भी पॉइंट्स हैं उम्मीद करता हूँ सभी समझ में आपको आ रहे होंगे, बड़े अच्छे लग रहे होंगे, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छी प्रकार से इन चीज़ों को पढ़ रहे होंगे और अच्छा लग रहा है। वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप पढ़ लेते हो 10 से 15 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, चाहे आप CGPAT कर रहे हो या MPPAT या BHU या ZET या UP कैटेट, कोई कहीं से भी आप किसी भी स्टेट से हो, तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको सभी एग्जामों में मिलने वाले हैं, क्योंकि सबका सिलेबस लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, लेकिन चीज़ें वही हैं। कहाँ से पूछेगा एग्रीकल्चर, क्या पूछेगा, ये चीज़ है। तो मैंने उसका जो निचोड़ है जनरल एग्रीकल्चर का वो पूरा आपके आगे ला के रख दिया हो, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्न की। कृषि की विभिन्न शाखाओं की बात करते हैं। ब्रांच एग्रीकल्चर की बहुत सारी ब्रांच हैं, जैसे हम बात करें एग्रोनॉमी। बच्चों एग्रोनॉमी फसलों से संबंधित है, फसलों का अध्ययन, फसलों को जैसे जो भी जितनी भी फसलें होती हैं सभी का अध्ययन हम एग्रोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। हॉर्टिकल्चर जितनी भी उद्यान वाली फसलें हैं आपकी, जैसे हम बात करें फल वाली हैं, सब्जी वाली हैं, फूल वाली हैं, जो भी आपकी फसलें हैं उन सभी का अध्ययन हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है पोमोलॉजी, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। पोमोलॉजी का अध्ययन फलों के अध्ययन के लिए हम जनरली करते हैं, फलों का स्पेशल अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत, और सब्जियों का स्पेशल अध्ययन ओलेरिकल्चर, ठीक है ना, और फूलों का स्पेशल अध्ययन फ्लोरिकल्चर। तो तीनों जो हैं एक ही हॉर्टिकल्चर की तीनों ब्रांच है, हॉर्टिकल्चर के 3 अंतर्गत आती हैं, उनका अलग अलग नाम है, वो भी आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा। सेरिकल्चर की बात करें, सेरिकल्चर के अंतर्गत हम रेशम कीट पालन का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? रेशम कीट पालन का। एपीकल्चर की बात करें तो मधुमक्खी पालन, और लाख कल्चर की बात करें तो लाख कीट पालन, ठीक है बच्चों। तो जितनी भी शाखाएं हैं, हम शाखाओं की बात करें, शाखा वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे, किसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, किसके कौन कौन सी शाखाएं, क्या कार्य हैं इनका हमारे एग्रीकल्चर में, तो वो सभी आप ब्रांचें देख रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट और आपकी शाखाओं की ओर।
नेक्स्ट है बच्चों मोरिकल्चर। मोरिकल्चर शहतूत उत्पादन संबंधित है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से है। मोरिकल्चर शहतूत उत्पादन ध्यान रखें। और पिसीकल्चर हम मछलियों के पालन से संबंधित है। किससे है आपका? मछली पालन से पिसीकल्चर संबंधित है। विटिकल्चर अंगूर की खेती, अंगूर की जो खेती करते हैं उसे हम विटिकल्चर के नाम से जानते हैं। बच्चों अर्बोरिकल्चर वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं, तो वृक्षों झाड़ियों का जो उत्पादन है वो अर्बोरिकल्चर से संबंधित है, जबकि वर्मीकल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। एग्रोस्टोलॉजी घास उत्पादन से। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान, कई बार क्वेश्चन पूछे जाने वाला है कि पेडोलॉजी कैसे संबंधित, ध्यान रखें आपकी सॉइल साइंस से, मृदा विज्ञान से पेडोलॉजी संबंधित है। पैथोलॉजी रोग विज्ञान। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान। तो बच्चों ये सभी आपकी शाखाएं हैं एग्रीकल्चर की, उम्मीद करता हूँ सभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे और अच्छी प्रकार से समझ में भी आपको आ रहा होगा। अगर ये सभी आप प्रश्न अच्छी प्रकार से पढ़ लेते हैं, पूरा जनरल एग्रीकल्चर आप एक वीडियो के माध्यम से मैंने इसमें रखा हुआ है, और आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं, तो बच्चों आपको 10 से 15 नंबर पक्के हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं तो कहूँगा ये वीडियो में इतना ही रखूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और बच्चों शेयर जरूर कीजिए, जिससे सभी बच्चों का भला हो सके। किसी की भी तैयारी कर रहे हो, 12th के छात्रों भले ही, तो उनके पास ये वीडियो को जरूर पहुंचना चाहिए, जिससे वो पढ़ सके। ठीक है ना? 12th की जैसी कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको देता ही रहता हूँ। बाकी पीएटी का आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, जो भी एग्रीकल्चर जनरल तैयारी करेंगे एग्रीकल्चर की, वो इसको जरूर पढ़ें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।